The Teacher's Show. The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। The Teacher's Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। The Teacher's Show। नमस्कार, द टीचर शो के एपिसोड 159 में आपका स्वागत है। मित्रों, आप सबको नए वर्ष 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वर्ष का हमारा यह पहला एपिसोड है और आज इस 159वें एपिसोड में एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं, उत्तराखंड की खूबसूरत हसीन बर्फीली वादियों से। और पूरे पहाड़ में, पूरे हिमालयन बेल्ट में आजकल बर्फ ही बर्फ है, इसलिए मैं भी आज सफेद सफेद हूँ, बर्फ की तरह सफेद। हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त गरुड़ बैजनाथ जनपद बागेश्वर उत्तराखंड से डॉक्टर हेमचंद दुबे जी, जो उत्तर के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तरी हिमालय में रहते हैं। तो दुबे सर का स्वागत है। दुबे सर, बहुत अच्छा लग रहा है, आज साल का पहला दिन है और आप हम सबसे रूबरू हैं। ये हमारा सौभाग्य है। पहले कई बार कोशिश रही कि आप शो में रहें, लेकिन इत्तेफाकन ऐसा हुआ, हर बार की कुछ ऐसी बाधाएं आई कि आज ही शायद हमें जुड़ना होगा, हमें मिलना होगा। तो ये मुहूर्त नए साल में ही निकला। तो हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। और जैसा कि सर हमारी परंपरा है, हम शो में शुरुआत में एक सवाल पूछते हैं। उस सवाल का सबसे पहले सही जवाब देने वालों को उस सवाल का सबसे पहले सही जवाब देने वालों को माय ऑप्टिकल्स हल्द्वानी की ओर से एक बहुत खूबसूरत सा चश्मा इनाम में दिया जाता है। तो आज का सवाल मैं मित्रों लाइव कर रहा हूँ आप सबके लिए। कमेंट बॉक्स में पढ़िए और मैं स्क्रीन पर भी लाइव करने जा रहा हूँ इस सवाल को। इस सवाल का जो सबसे पहले मित्रगण सही जवाब देंगे उन्हें माय ऑप्टिकल्स की ओर से बहुत खूबसूरत सा चश्मा इनाम में दिया जाएगा। तो ये रहा वो सवाल आप सबके लिए। आज का सवाल है कि एक गरीब परिवार में जन्मे यह भारतीय एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार और फिर एक सफल उपन्यासकार हैं। इनका बचपन ऑस्ट्रेलिया में गुजरा और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाई भी की। इनका यह ख्याति प्राप्त उपन्यास, जो कि इनकी पहली रचना थी, भारतीय परिवेश में रचा बसा है, जिसे उन्होंने पहले लिखकर दराज में डाल दिया और बाद में उसको पुनः लिखकर प्रकाशित करवाया। और पुरस्कार राशि का उपयोग इन्होंने मजाकिया अंदाज में उत्तर दिया कि पहले तो एक बैंक ढूंढना पड़ेगा, हम ऊपर किन की बात कर रहे हैं। ये सवाल है आज का। और ये मैं, जो लोग हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत जिनको महसूस होती है समझने में, तो मैं उनके लिए अंग्रेजी में भी ये सवाल लाइव कर रहा हूँ। और इस सवाल का, जैसा कि मैंने पहले बताया, सबसे पहले सही जवाब देने वालों को माय ऑप्टिकल्स हल्द्वानी की ओर से एक बहुत खूबसूरत सा चश्मा इनाम स्वरूप घर भेजा जाएगा उनके।
तो सबसे पहले सवाल का जवाब दीजिए और जीतिए एक सन गॉगल माय ऑप्टिकल्स हल्द्वानी की ओर से। मैं सवाल फिर से दोहरा दूं हिंदी में। एक गरीब परिवार में जन्मे यह भारतीय एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार और फिर एक सफल उपन्यासकार हैं। इनका बचपन ऑस्ट्रेलिया में गुजरा और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाई भी की। इनका यह ख्याति प्राप्त उपन्यास, जो कि इनकी पहली रचना थी और ये भारतीय परिवेश में रचा बसा है, जिसे उन्होंने पहले लिखकर दराज में डाल दिया और बाद में उसको पुनः निकल अपनी दराज से निकालकर प्रकाशित करवाया। और पुरस्कार राशि के उपयोग में इन्होंने मजाकिया अंदाज में उत्तर दिया कि पहले एक बैंक ढूंढना पड़ेगा इसमें इतनी सारी धनराशि जमा करने के लिए। तो हम किन का जिक्र कर रहे हैं, किन की बात कर रहे हैं, किन साहित्यकार उपन्यास की बात कर रहे हैं? सबसे पहले जो इस सवाल का जवाब देंगे उन्हें माय ऑप्टिकल्स की ओर से एक बहुत खूबसूरत चश्मा पुरस्कार स्वरूप भेजा जाएगा। तो बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवांगी पाठक जी, के एस रावत जी, मुरली मनोहर भट्ट जी, बसंत पांडे जी, विनोद जीना जी, बीना फुलेरा जी, दीपक मेहता जी, रजनीकांत शुक्ला जी दिल्ली से, मनमोहन चौधरी जी अल्मोड़ा से, और भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं और कमेंट्स में हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम चलते हैं हमारे आज के मेहमान और साहित्यकार, प्राध्यापक, हिंदी और कुमाऊनी दोनों में बहुत बेहतरीन पकड़ रखने वाले डॉक्टर हेमचंद दुबे जी हमसे बातचीत कर रहे हैं। मैं एक बड़ी में, लेकिन इस बीच उनका नेटवर्क आ गया। नेटवर्क की दिक्कत हो गई थी। सर, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, अगर आप वही हैं तो मुझे बताइएगा। जी, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, अगर आप वही शख्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे बताइएगा। जी। मैं सर जब बचपन में या अपने कॉलेज के दिनों में अखबार पढ़ा करता था, चाहे अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो, कोई सा भी अखबार हो, तो उसमें जी। संपादक के नाम एक पत्र आया करता था हाँ और वो सर। आप ही के नाम के कोई शख्स थे, हेमचंद दुबे, गरुड़ से। आप ही जी, थे या कोई और जी, थे? जी, मैं ही था सर। सर, मैं ही मैंने हूँ। आपके इतने पत्र पढ़े हैं, इतने पत्र पढ़े हैं अखबारों में बचपन में, जी, कि मतलब जी। मैं सोचता था कि ये कौन है जो इतने पत्र लिखते हैं, इनके पास और कोई काम वाम है कि नहीं है। हाँ, सही कह रहे हैं सर। तो अब तो पत्र लेखन की परंपरा बहुत पीछे चले गई है, उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन वहीं से जी। शुरू करते हैं सर। इतने सारे पत्र लिखने की प्रेरणा आपको कैसे, कहाँ से मिली? आप कैसे इतने सारी चिट्ठियां लिखते थे अखबारों में? हजारों लिखी होंगी आपने शायद। हाँ सर, लगभग 1000 से ऊपर है। उनका मैंने फिर रिकॉर्ड कोई रखा नहीं। पहले गिनता अच्छा, रहा, बल्कि कई तो मैंने अपने सब एक उसमें चिपका भी रखे हैं, चस्पा किए हैं। अच्छा। और जैसा कि आपने पूछा, पत्र लेखन की प्रेरणा कहाँ से मिली। अ, जी, उस समय जब मैं 87-88 में 11वीं 12वीं का छात्र था, 87 में 11 में था, तो उस समय आपको पता होगा एक दूरदर्शन ही चलता था हमारे इलाके में। कौसा न्यूज जी। का टावर था। तो दूरदर्शन के हुँ, माध्यम से आप और हम कार्यक्रम आता था एक, जी, बिल्कुल। जो पाठकों के जो दर्शकों के सुझाव होते हैं, दर्शकों के अभिमत होते हैं। तो उसमें मैंने कई बार अपना आप और हम में पत्र दिया, ताकि मैं सुनना चाह रहा था जो दूरदर्शन के लोग हैं वो मेरा पत्र हुँ, पढ़ें और जनता भी सुने। तो वहां तो वो पत्र मेरा कभी भी शामिल नहीं किया गया सर। अच्छा, लेकिन लेकिन एक दिन मैंने वो अखबार में दिया। अच्छा। अखबार में दिया तो अखबार वाले ने वो पत्र छाप दिया। अखबार में दिया वाह! मैंने कि मैंने आप और हम कार्यक्रम में कई पत्र दिए, लेकिन कोई पत्र मेरा शामिल नहीं किया गया। तो अखबार वालों ने वो पत्र छाप दिया। उस दिन से मेरे पत्र लेखन की शुरुआत हुई सर। मैं 1987 से सन 2000 लगभग 14-15 तक तो मेरे पत्र छपते रहे इधर उधर। हुँ, हुँ। ये मेरे पत्र लेखन का जो शुरुआती दौर है, मैंने आपको बताया कि कैसे अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्ति देने का एक माध्यम भी है। बिना पैसे के छप भी जाता है, कोई विज्ञापन भी नहीं है। और बिल्कुल सर, मैंने तो आपके पत्र बहुत पढ़े और मुझे वो नाम दिमाग में बैठ गया, रट गया मुझे आपका नाम। तो जी, जी। जब मैं आपके बारे में आपका परिचय देख रहा था तो मुझे याद आई पुरानी बातें। मैंने कहा आप ही वो हेमचंद दुबे जी हैं, जो हाँ सर। अखबार के संपादकों को भी याद होगा आज तक। हाँ संपादक सर। भी नहीं जी। भूले होंगे आपको। तो पत्रों में सर छ- आप क्या-क्या मुद्दे उठाते थे? मतलब क्यों क्यों इतने पत्र लिखते थे? क्या क्या परेशानी थी जो इतने चिट्ठियाँ पे चिट्ठियाँ, चिट्ठियाँ पे चिट्ठियाँ अखबारों को लिखे जाते थे? सर, शुरुआती दौर में तो जरा सा जीवन में संघर्ष रहा, शिक्षा के बाद भी नौकरी इत्यादि के लिए। तो ज्यादातर मेरे पत्र
ये उच्च शिक्षा में नौकरी दी जाए और बेरोजगारों के लिए नौकरियां खोली जाए, इसके संबंध में ज़्यादा चिट्ठियां होती थी। और समसामयिक विषयों पर, जैसे मान लिया कोई खास संपादकीय है, संपादकीय में कोई बात मुझे अच्छी लगी या किसी बात ने मुझे प्रभावित किया, तो मैं उसका जो है प्रत्युत्तर जो है अपना पत्रों के माध्यम से भेजा करता था। और सब रंग पत्र होते थे मेरे, उसमें हमारी कुमाऊनी संस्कृति की झलक और हमारे जो रहन सहन है, आपसी परिवेश है और आपसी सद्भाव है, सौहार्द है, उन पत्रों के माध्यम से समाज का एक मार्गदर्शन हो। और जो हमारे क्योंकि मैं लगभग 2002-03 से इंटर कॉलेज गागरीकोल में बतौर पीटीए टीचर लगा, तो वहां से भी मुझे क्या कहते हैं, बच्चों को कैसे अच्छी दिशा में, सकारात्मक दिशा में ले जाया जाए, वो पत्रों के माध्यम से भी मैं एक ज्ञान की बात भी लिखा करता था, जो पढ़ने वालों को अच्छा लगता था। और कुछ साहित्यिक शब्दों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को अंजाम देता था सर। ये है जी, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने जो इतने सारे हज़ारों पत्र लिखे, जी। इनमें कोई ऐसा पत्र है कि जिसने तहलका मचा दिया हो, जो आपको याद रही हो कि इस पत्र के लिखने से ऐसा हो गया था? कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा संस्मरण है आप जो बताना चाहेंगे? सर पत्र क्या था, एक बड़ा सा मैंने लेख लिखा था एक बार, और वो हुँ, लेख मेरा संपादकीय में छपा सर। मुझे आशा नहीं थी, मैंने समझा उस समय क्षेत्रीय फीचर छपा करते थे, जो हाँ, ये क्षेत्रीय लेवल के जो फीचर होते हैं किसी मुद्दे पर। तो अल्मोड़ा में प्रोफेसर पोखरिया सर, जो मेरे पीएचडी के गुरु भी रहे हैं, तो हुँ, उनके निर्देशन में एक वहाँ पर शब्दावली आयोग की एक कार्यशाला हुई थी। तो मैंने उसकी रिपोर्टिंग की थी। वो रिपोर्टिंग मैंने कहा भेजता हूँ अमर उजाला को, देखता हूँ कि कहीं क्षेत्रीय कॉलम में छप जाए, अल्मोड़ा बागेश्वर या कोई पन्ने में। लेकिन हुआ ये, हुँ, आप लोगों के आशीर्वाद से उसको संपादकीय में जगह मिल गई। तो वाह! आज भी वो मेरे पास है, जो संपादकीय में छपा। और उसका 600 रुपया मेरठ से, उस समय मेरठ संस्करण यहाँ का वहीं से होता था संचालन, तो उसका मुझे मानदेय भी मिला। और मैं इतना खुश हुआ कि मेरा नाम कुलदीप नैयर जी और जो तत्कालीन बड़े बड़े विद्वान कॉलम में लिखा करते थे, उनके साथ मेरा भी छपा है करके, मतलब मेरे अंदर एक आत्मीय ऊर्जा का संचार हुआ। ऐसा हुआ, मतलब मैं उसको वाणी के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकता सर। जी। वाह! तो ये जो हमारे इस शो को देख रहे हैं, हमारे शिक्षक साथी या नए लोग जो देख रहे हैं, जो लिखना जी। चाहते हैं, उनके लिए ये घटना प्रेरणा स्रोत है कि आप लिखते रहिए, तो आपको संज्ञान में लिया जाएगा। बिल्कुल सर। जी, जी, जी। वाह! बहुत और शानदार सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब सर ये सवाल चूँकि ये मैंने बाद में पूछना था, लेकिन मेरे मन में ये सबसे पहले उभर आया क्योंकि बहुत सारे पत्र मैंने आपके पढ़े, तो मैं जी। अब वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ से हम कार्यक्रम सामान्यतया शुरू करते हैं, आपके परिचय से। क्योंकि जी आप सर। जी। आप बिल्कुल एक तरह से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है बागेश्वर, उसके बाद जी। हिमालय और हिमालय के बाद फिर दूसरे देश की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो जी। आपकी शिक्षा-दीक्षा, फिर आपका संघर्ष, फिर आपका शिक्षक होना और फिर साहित्य की बात उसके बाद करेंगे। तो ये थोड़ा-सा बचपन से अब तक की कहानी थोड़ा हम जानना चाहेंगे सर, हम और हमारे दर्शक। बहुत सुंदर सवाल है सर। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई, प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी पाठशाला नौघर स्कूल में हुई थी, जो हमारे घर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हुँ, वह समय था सर, जब शायद 74-75 में मैं प्रवेश लिया, 1975-74 में। तो उस समय की परिस्थितियां बहुत संक्षिप्त जीवन था। कोई ऐसा भय परिव्याप्त भी नहीं था। आजकल तो जंगली जानवरों का भय है। अगर 20 मीटर पर अगर आपका स्कूल है, तो माता पिता को चिंता हो जाती है, अपने बच्चे को छोड़ने जाते हैं। तो सर ये बात काउंट करने वाली है कि हम 1.5 किलोमीटर दूरी तक जो है अकेले जाते थे सर, छोटे बच्चे थे। और हमारे वाह! शरीर में पूरे वस्त्र भी नहीं हुआ करते थे तब। और बड़े उस स्वरूप से जाते थे। प्राथमिक शिक्षा मेरी प्राइमरी पाठशाला नौघर स्कूल में हुई।
और वहां से कक्षा 5 उत्तीर्ण करने के बाद फिर इंटर में राजकीय इंटर कॉलेज गरुड़, जो गरुड़ बाजार में ही है, वहां मैंने इंटर तक की शिक्षा ली। और मैं मूलतः इंटर विज्ञान का विद्यार्थी रहा। उस समय का एक प्रचलन था सर कि इंटर में साइंस लो, साइंस लेनी। और साइंस लेनी है, साइंस में भी गणित लेनी है। हाँ जी, हमारे साथ और भी ये जो दुर्घटना हुई। जो गणित लेगा वो ज्यादा श्रेष्ठ हुआ, लेकिन हाँ भगवान को कुछ और ही मंजूर होता है सर। बिल्कुल जब बिल्कुल। जब मैंने इंटर किया, जैसे तैसे इंटर पास हो गया। उसके बाद जब बीएससी करने अल्मोड़ा गया तो सर, यह हकीकत बात है, इसको आप विश्वास करिए, वहां मैं जो गणित की किताबें हैं सर, उसमें भी मैं कविता लिखने लग गया। कुछ कुछ ऐसे कठिन शब्दों वाली कुछ मेरी शब्दावलियां ऐसी थी, अनुभूतियां, अभिव्यक्तियां और श्रेष्ठा दृष्टा टाइप का, पता नहीं कहाँ से वो भाव आया। तो ऐसा मैं लिखने हाँ, लग गया, तो परिणाम हुआ कि सर, जो हकीकत है वो बात कह देनी है। मैं जी जो मैथ्स में जो है वो रह गया, तो मैथ्स में रह गया। तो वही मेरी असफलता जो थी, मुझे फिर बीए की तरफ को मुझे आना ही था, जी। क्योंकि मैं साइंस से तो असफल हो गया था। फिर मैंने बीए हम्म, में बतौर प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में फॉर्म भरा। तो बीए की परीक्षा मैंने प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष की अल्मोड़ा से दी, प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में। और बीए फाइनल की परीक्षा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर से दी। और सर देखिए, आप सबकी दुआ से, परमेश्वर की कृपा से बीए में मेरा विश्वविद्यालय स्तर पर बतौर प्राइवेट स्टूडेंट 8वां स्थान आया। और फिर मैंने बीए पास करने के बाद बागेश्वर से ही एमए किया हिंदी में। और हिंदी में मेरा विश्वविद्यालय स्तर पर मेरिट में प्रथम स्थान रहा सर, वाह एक क्या प्राइवेट बात है सर। विद्यार्थी के रूप में। जी, मैं आज भी बच्चों से कहता हूँ, अपने जो महाविद्यालय के छात्र छात्र हैं, उनको मैं हम्म, अक्सर कहता हूँ, बच्चों तुमको मार्गदर्शन करने वाले हम लोग हैं, उसके बाद भी तुम नहीं पढ़ पा रहे हो। हमें तो कुछ बताने वाला नहीं था, प्राइवेट विद्यार्थी के हम्म, रूप में मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया। तो ये तो अपने आप में वाह, एक सर बात तो है ही। उपलब्धि है, चाहे उपलब्धि बहुत बड़ी जी, उपलब्धि है। हाँ, तो सर प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में एमए हिंदी में मैंने कुमाऊं विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये मेरा जो है पढ़ाई का जो सफर है, ये यहाँ तक का आपको बता दिया। इसके आगे की कहानी फिर जैसा जी, आप ब्रेक उचित के बाद, समझे। इसके आगे की कहानी ब्रेक के बाद। जी एक छोटा सा नॉन कमर्शियल ब्रेक है। ब्रेक इस तरह का है कि हमारे जो दर्शक हैं वो जी लगातार बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियां भेज रहे हैं। राकेश जुगरान जी कह रहे हैं असफलता से सफलता की ओर आप बढ़े। और जी डाइट प्राचार्य हैं देहरादून में, कह रहे हैं कि आपके संपूर्ण व्यक्तित्व में सरलता और सहजता साफ नजर जी आती है। जी सर जी। और आपके सुर में सुर मिलाते हुए दिल्ली से रजनीकांत शुक्ला जी जो बाल साहित्यकार हैं, वो कह रहे हैं मैं जी गणित में आज तक पास नहीं हुआ हूँ। हालांकि वो रिटायरमेंट के पास है, लेकिन गणित में पास नहीं है। जी जी जी। और हमारे एक और दर्शक हैं जो आपको प्रणाम भेज रहे हैं, जिग्नेश पटेल जी गुजरात से, शैलेन अच्छा। धपोला जी बागेश्वर डाइट से, और कुंदन सिंह रावत जी संभवतः हमारे डाइट के ही शिक्षक हैं, शो में भी आए थे, साहित्यकार हैं। कह रहे हैं कि सर हेमचंद दुबे उत्तर। जी, रावत जी कह रहे हैं हजारों पत्र लिख चुके हैं, मैं भी इनको लगातार पढ़ता था, कह रहे हैं। जी सर, हाँ। तो आपके आदरणीय प्रशंसक जी, आदरणीय आपके रावत जी प्रशंसक बहुत और खूबसूरत है। जी, हाँ जी, जी सर बोलिए। आदरणीय डॉक्टर कुंदन रावत जी और राजीव जोशी जी, दो हमारे हम्म, ये ऐसे अभिन्न मित्र हैं वास्तव में सर। इतनी मौलिकता के साथ इन्होंने भी सृजन कार्य को आगे बढ़ाया। मैं तो कहूँगा कि ये हमारे जो है अपने संस्कृति के और साहित्य के ध्वजवाहक हैं, और इन पर बिल्कुल बहुत उम्मीदें बिल्कुल। भी है सर। जी और ये दोनों ही लोग हमारे शो में आए, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं भी सुनाई। तो जी हमें सर। बड़ा अच्छा लगा। और मुकेश बहुगुणा जी जो हमारे को होस्ट हैं, आज नदारद है, वो कह रहे हैं कि सभी को प्रणाम, ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ हूँ अभी 1 घंटे से। तो अरे अच्छा। नवनीत चौधरी जी इनको कह रहे हैं कि जाम से जाम टकराइए अगर आप जाम में फंसे हैं तो। जी
नागबेन सोइन जी उड़ीसा से आपका स्वागत कर रहे हैं सर, और धन्यवाद नारायण सर। प्रसाद उपाध्याय जी कोटद्वार से आपको नमस्कार भेज रहे हैं। खैर, तो आगे जी। बढ़ते हैं हम। आपने जो एमए तक की कहानी सुनाई है, और एमए में प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करना, यानी कि टॉप करना जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत बड़ी बात। जी सर। जी सर जी। और वो इसलिए शायद हो पाया होगा कि आप बने ही हिंदी के लिए हैं, आप हाँ बने सर, ही भाषा के लिए हैं, आप बने ही साहित्य के बिल्कुल लिए हैं। सर। गणित की ओर तो जी। आपको जबरदस्ती धकेला गया 12वीं तक। हाँ सर जी। तो आपने फिर यह रिसर्च करने की कैसे सोची सर? किस विषय पर रिसर्च किया? पीएचडी की बात मैं कर रहा हूँ, शोध कार्य। सर शोध कार्य के लिए सर उस समय में जब प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में बीए और एमए की परीक्षाएं दे रहा था, उसी दौरान मैंने अ, एक ट्यूशन भी खोल लिया था अपने ही जो हमारे दुकान है, दुकान थी पहले, पहले पिताजी चलाते थे, उसके पीछे के कमरों में बच्चों को पढ़ाता था सर। अच्छा, तो हिंदी? नहीं सर, गणित पढ़ाता था, गणित और अच्छा। अंग्रेजी पढ़ाता था। ये कमाल हाँ की सर। बात है सर। हाँ, मतलब तो आपने गणित में पढ़ा डाली। हाँ सर, मैंने तो इंटर कॉलेज गागरी कॉलेज में भी गणित पढ़ाई। जब पीटीए में लगा तो हिंदी में पीएचडी करने के बाद आदरणीय नंदन सिंह अलीमिया जी हैं हमारे बड़े हमारे मार्गदर्शक और गुरुजी, उनके सहयोग से, और नारायण सिंह थायत जी हैं, उनके सहयोग से वहां लगा, तो मुझे गणित गणित पढ़ाने के लिए आल साइड वालों को गणित पढ़ाता था मैं। क्या बात है जी सर, सर। क्या बात है, मतलब अद्भुत है आप तो। जी, उसके बाद फिर रिसर्च का ऐसा रहा, किसी ने कहा मुझे कि तुम्हारी परसेंटेज इतनी अच्छी है तो तुम क्यों एक बार अल्मोड़ा जाकर अपने किसी गुरुजी से मिलिए और हम्म, पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करो और रिसर्च करो, रिसर्च करके कल को तुम डिग्री कॉलेज में लग सकते हो। तो फिर गया सर, हम्म, मैं पोखरिया सर का नाम सुना था, क्योंकि पोखरिया सर की बहुत सारी पुस्तकें, कुमाऊं के लोक साहित्य में सर का इतना योगदान है, और बड़ी गंभीरता के साथ सर ने जो काम किया उसके बारे में मैं यदा कदा पढ़ता रहता था। तो मैंने उन्हीं के चरण पकड़े, मैंने कहा सर जैसे भी हो मुझे पीएचडी करना है। तो सर ने, उस दौरान मेरी शादी का भी चल रहा था 1995-96 में, तो सर ने हम्म, कहा यार पहले तुम शादी करो तब इसका रजिस्ट्रेशन होता रहेगा। तो सर ने काफी मार्गदर्शन किया, और लगभग 4 सालों के अंदर मेरी पीएचडी हुई। उसमें मैंने पूरे कुमाऊं के विभिन्न जनपदों में जाकर लोगों से संपर्क करके उनके हाल जाने, और कुमाऊनी मुहावरे, कहावतें, क्योंकि मेरा पीएचडी का टॉपिक है सर कुमाऊनी कहावतों का समाजशास्त्रीय अध्ययन। तो उसमें मैंने बुजुर्गों से मिलकर अलग अलग पिथौरागढ़ साइड जाकर, कभी रानीखेत साइड जाकर लोगों से वहाँ की कहावतों के बारे में चर्चा की, और उन कहावतों को संकलित किया, और उनके बारे में उनका सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है, समाजशास्त्री जो है, उसका विश्लेषण किया कि किस तरीके से हमारे जो कहावतें हैं वो परिवार पर आधारित हैं, हमारी कहावतें हमारे रीति रिवाजों पर आधारित हैं, हमारी संस्कृति पर आधारित हैं। तो तरह तरह के, इस पर मुझे 4 साढ़े 4 साल का समय लगा, और वो शोध मेरा जो है वो सराहनीय है, लोगों ने उसको काफी सराहा है भी। जो एक्सपर्ट ने उसको चेक किया, प्रोफेसर 2 प्रोफेसर लोगों ने उसको चेक किया, तो उनकी रिपोर्ट जो आई वो बड़ी अच्छी उत्कृष्ट रिपोर्ट लिखी थी उन्होंने। बहुत जी। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो अभी इस पे जी। बात करेंगे। शैलेंद्र सिंह राणा जी कह रहे हैं कि इंटर कॉलेज गागरीगोल में सर का आशीर्वाद हमें भी प्राप्त हुआ। तो आपके छात्र भी शो को देख रहे हैं सर, पुराने छात्र। कौन सर? शैलेंद्र सिंह राणा जी हैं, कह रहे हैं हाँ कि सर, हाँ जी। इंटर कॉलेज गागरीगोल में सर का आशीर्वाद हमें भी प्राप्त हुआ। अच्छा और अच्छा, जी 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 जी। और हाँ, कुंदन सिंह इंटर रावत जी कॉलेज कह रहे में। हैं कि आप गणित से पल्ला झाड़ना चाहते थे, लेकिन गणित ने आपका पल्ला नहीं छोड़ा। कमाल है। सही कह रहे सर। अब वहां पर आजीविका का प्रश्न था सर, आजीविका के लिए मुझे ट्यूशन पढ़ाना पड़ा, क्योंकि हिंदी का ट्यूशन तो कोई पढ़ेगा नहीं, और गणित वही मैं पढ़ाता सोच था, रहा था। हाई स्कूल तक की गणित पढ़ाता था सर। हाँ। और जी। राकेश जुगरान सर कह रहे हैं ये बड़ी मजे की बात है कि पहले शादी और फिर रिसर्च। वाह। हाँ। जी जी जी। तो
खैर राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी भी हम सबके ग्रुप में शामिल हो गए। कह रहे 10वीं तक आते आते मेरा भी गणित में हाथ तंग हो गया था। और जी दिल्ली के शिक्षक है राजेंद्र प्रसाद जी, और बीना फुलेरा जी हमारी हल्द्वानी में शिक्षिका है। वो कह रही हैं कि अच्छा 8वीं की गणित पढ़ाने का को मुझे भी दी गई है पहली नियुक्ति जी में, और जबकि मैंने केवल 8वीं तक ही गणित पढ़ी थी। तो सोचिए क्या मंजर रहा होगा। मतलब हाँ उन्होंने सर खुद 8वीं तक गणित पढ़ी और उनको 8वीं की गणित पढ़ाने को दे दी गई। तो कुंजी की जी मदद से उन्होंने जैसे तैसे काम चलाया, उसकी मदद हाँ मिली उन्हें। सर जी तो एक एक मैंने एक किस्सा सुना था सर कि जो विषय आपको नहीं आता ना उसके टीचर हो जाओ आप, उसके शिक्षक बन जाओ, हाँ सर जी सर तो आ जी जाएगा वो। ऐसा मैंने सुना। उसमें और आनंद आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर नवीन भट्ट जी सबको नमस्कार कर रहे हैं, मोहन चौहान जी जुड़ गए हैं उत्तरकाशी से हमारे साथ। तो आप जी अच्छा आप सबको उस पर आते नमस्कार। हैं सर, जो जो तुमोलू रिसर्च में शोध में पीएचडी में जो हिंदी आणकात जो कुमौनी लेख होने आयल, तो जी उन्होंने सर की नई बात सी की खास बात सी और वही किताबें छपे या उसी के रहो। साहब जो कुमाऊनी में मेरे कहावतों पर काम छी तब एक मनोज उप्रेती छन उनको मिल भेज तो राची वो फरीदाबाद में साइंटिस्ट पद पर छन। तो हमें हम्म। विचार छो कि उसी तो प्रकाशित रूप में आओ लेकिन शोध ग्रंथ में मिल वो कहावतों को अलग अलग स्थितियों अनुरूप उनको ढाल रखो। और जो अच्छा अच्छा। कहावत हुई हमार देखो जो हमारे घर में बुजुर्ग में बहनी छन या बुजुर्ग हमार बूब लोग छन वो जो बातचीत करल आपस में जी उनमें उनमें कहावतों का प्रयोग अनिवार्य रूप से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आंखों बटी आंसू ऊनी घुना बटी नहीं होना। आंसू आंखों से ही आते हैं घुटनों से नहीं। कितना बड़ा मनोविज्ञान है सर इसमें। है बिल्कुल। भैंस भैंसो शीन भैंस के भार नहीं होन है जब हम्म। कोई किसी कारणवश अगर बिटिया अपने ससुराल से मायके आ गई और ससुराल में उसकी नहीं बनी तो उसकी माँ कहती है मायके में कि चली ये रो भैंसा सिंह का भैंस का भाई हुसा। तो कितनी बड़ी वाह। लाक्षणिकता है सर। कितनी बड़ी बहुत लाक्षणिकता है। और कमाल। दूसरा कहावतों के बारे में यह भी है सर कि हम्म। इनके रचयिता जो हैं वो सर्वथा अज्ञात होते हैं सर। सबसे बड़ी बात है हम्म। कि किसने बनाई ये ये कहावत लोक किसने कहावत है, बनाई इसके बारे में हाँ ये इसके लोक से बारे में निकली हम है। नहीं करें। ये हम्म। दीर्घकालीन परंपरा से विकसित हुई हैं और इनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ क्या हुआ स्थिति के अनुरूप ये लागू होती हैं। लोग इनके बारे में चर्चा करते हैं और सत्यता का भान कराती है। कहावत कोई भी कहावत है वो बिल्कुल उसमें सत्यता होती है 100%। वो असत्य नहीं हम्म। होती सर। ये उसका खास कारण है। इसलिए मुझे रुचिकर भी लगा और मेरी इच्छा है कि आने वाले समय में मैं अभी ये ग्राम संस्कृति पर भी कुछ कार्य करना चाहता हूँ। जो हमारे गांव घरों की संस्कृति है जैसे हमारे वहाँ मोल सरे हैं खर में जो गाय के गोबर की खाद होती है उसको कतारबद्ध होकर महिलाएं खेतों में ले जाती हैं और बैठकर पिनालू के गुटके आलू के गुटके चाय खाते हैं। कैसे सद्भावपूर्ण ढंग से कार्य सिद्ध होते हैं। तो उसमें यह एहसास ही नहीं होता है कि कोई श्रम किया जा रहा है। तो इस प्रकार से वर्ल्ट पॉल्ट और हमारे ग्राम की संस्कृति शादी ब्याह और जो भी मेले उत्सव धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि हैं उन सब के बारे में मैं आगे को कुछ काम करना चाह रहा हूँ और इस दिशा में आजकल कुछ तैयारी कर रहा हूँ लिखने की सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कुछ वाक्य हमने कुमाऊनी में बातचीत की, दुबे सर ने और मैंने, क्योंकि उनका जी जो शोध कार्य है वो जो कुमाऊं के उत्तराखंड का जो कुमाऊं क्षेत्र है, यहाँ की जो लोक बोली कहना चाहिए या लोक भाषा कहिए आप इसको अब आज के दौर में, जी कुमाऊनी पर जी उन्होंने जो कहावतें हैं मुहावरे हैं उनको सूचीबद्ध किया। उनके अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग के साथ उन्होंने बहुत सारा काम किया, और जो लोक में है जो बहुत अभी तक जिन पर काम नहीं हुआ उस पर बहुत खूबसूरत काम किया, और कुछ उदाहरण उन्होंने हमें बताए भी। आगे भी हम उनसे जानते रहेंगे और आपको हिंदी में भी वो बताएंगे कुमाऊनी के साथ साथ। तो अब सर जी हम काफी देर से बातचीत कर रहे हैं, दर्शकों को इंतजार होगा कि एक कवि मंच पर है, एक कवि शो में जी है और कविता अब तक नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है? सर अभी हिंदी वाली सुनाए अपनी रचना। पहले हिंदी की सुनते हैं सर, बिल्कुल हिंदी से शुरुआत करते हैं फिर कुमाऊनी पे आएंगे।
सर ये मेरी ऐसी रचना अच्छा है सर, जिसे मैं थोड़ा सा फोन को नीचे कर लीजिएगा सर, थोड़ा एंगल, हाँ, या थोड़ा आगे आ जाइए, हाँ, थोड़ा सा फ्रेम आपका, हाँ जी, ऐसे बस, अब ठीक है, इतना आगे रहिएगा सर, ये ठीक है, ये ठीक है सर। हाँ, हाँ, यहीं से बोलिए सर, बिल्कुल। अच्छा, मेरी एक ये रचना जो है ये काफी मुझे अच्छी लगती है और अक्सर मैं इस रचना को गाकर सुनाता हूँ और लोगों के हृदय जी, को स्पंदित भी करती है, और ये आपको समर्पित है क्योंकि आप जैसा सुधी व्यक्तित्व मैं इस दूर दराज के इलाके में अलग थलग पड़ा था, और आपने खोजबीन करके मैं आभारी हूँ उनका भी। उपाध्याय जी हमारे जो चर्चा कर रहे थे एक बार आपसे रूबरू होने का उनने भी संकेत किया था, लेकिन ये आप लोगों जी, की महानता है कि मैं आप लोगों के सौजन्य से प्रस्तुत हो रहा हूँ। तो हमारा सौभाग्य है सर, आप हमारे शो में हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हम जी बचपन में जिस शख्सियत के पत्र पढ़ते थे अखबारों में, आज उसको देख पा रहे हैं, उससे बात कर पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी हमारे लिए समझिए। बड़े सीखने की बात है। जी, तो कविता मेरी जिंदगी करके है, तो मैं सुना रहा हूँ जी, आपको। बिल्कुल सर, स्वागत है। मेरी जिंदगी एक ख्वाब है, चाहे जितना तुम इसे देख लो। मेरी जिंदगी एक ख्वाब है, चाहे जितना तुम इसे देख लो। है सफर जहाँ मैं यहाँ वहाँ, चाहे जितना तुम यहाँ घूम लो। सुनाई दे रहा सर? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शानदार। अगली वाह। अंतरा है। एक जी, आईना सा पड़ा रहा मेरे हिज्र में कभी से वो, वाह, एक आईना सा पड़ा रहा वाह, मेरे हिज्र में कभी से वो। जी से वो, इस वाह, धूल को तू जरा हटा और अक्स अपना तू देख ले। वाह, इस वाह, वाह, बहुत धूल बढ़िया। को तू जरा हटा और अक्स अपना तू देख ले। मेरी जिंदगी एक ख्वाब है, चाहे जितना तुम इसे देख लो। अगली अंतरा है। वाह, मैं जिसे ढूंढूं इधर उधर वह कब से मेरे करीब है। वाह, मैं जिसे ढूंढूं इधर उधर वह कब से मेरे करीब है। करीब है, न क्या हो बात है। इस खुद के घरों में गर उसे ढूंढने किसी दर पे जा। इन पंक्तियों में वाह, कबीरदास की इन भावनाओं का साम्य है सर, भाव साम्य। मुझे दूर कहाँ ढूंढता, मैं हूँ तेरी सांस में, ना काबे हम्म, में ना काशी में ना बाबा कैलाश में। तो ना फिर बाबा सुनिए कैलाश इसको। में, वाह, मैं जिसे ढूंढूं इधर उधर वह कब से मेरे करीब है। न हो वाह, ईश खुद के घरों में घर उसे ढूंढने किसी दर पे जा। मेरी वाह, जिंदगी एक ख्वाब है, चाहे जितना तुम इसे देख लो। है सफर जहाँ मैं यहाँ वहाँ, चाहे जितना तुम यहाँ घूम लो। धन्यवाद सर। बेहतरीन, बेहतरीन, बेहतरीन सर, वाह, बहुत बढ़िया। आपने कबीर के दर्शन को इस गीत में बहुत बहुत सरल तरीके से, सहज तरीके से शब्दों में पिरोया। और बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, मोहन चौहान जी, नवीन चंद्र जोशी आचार्य जी, कुंदन सिंह रावत जी, नागबेन सोइन जी, के एन जोशी जी, देहरादून से अतुल शर्मा जी, दिनेश पांडे जी, बीना फुलेरा जी,
नागबेन सोयन जी उड़ीसा से, अशोक कुमार प्रधान जी उड़ीसा से, राजीव विक्की माया ऑप्टिकल वाले, सब बहुत शानदार तारीफ के पुल बांध रहे हैं आपकी इन कविताओं पर। दिनेश पांडे जी ने एक बड़ी मजेदार टिप्पणी भेजी है सर। कह रहे हैं कि मेरे पिताजी रोज मकान की मरम्मत करते रहे अपने हाथ से अपने अंतिम समय तक, और हम अगर उनसे कुछ कहते तो वो कहते थे कि भैंस के सींग भैंस को कभी भारी नहीं होते। हाँ, क्या बात है सर। सही बात है। जी जी जी। कह रहे हैं ये उनका ब्रह्म वाक्य होता था कि भैंस के सींग बिल्कुल भैंस को कभी बिल्कुल। भारी नहीं होता। जी अच्छा, सर जी ये जी। इसके साथ साथ सर हम आपकी कविताओं के साथ साथ कुछ अपना शब्द सामर्थ्य भी बढ़ाते हैं। एक तो ये नया जी मुहावरा मैंने आज पहली बार सुना कि भैंस के सींग सॉरी, भैंस के सींग कभी भैंस को भारी नहीं होते। ये कुमाऊनी में है कि बिल्कुल भैंसा सर। सींग भैंस के कभी भारी नहीं होन। तो और भारी ऐसे नहीं कौन होते। कौन से मजेदार वाक्य हैं सर, कहावतें हैं जो आप बताना चाहेंगे विशेष रूप से हम सब? हाँ सर, एक कहावत है कि सोरे की नाली कटोरिया माण, सोरे की नाली कटोरिया माण, जे ठुल खसम जे नान। कहने का अच्छा। तात्पर्य है कि वो जो नाली, जो माप की जो बर्तन होते थे माँ। प्राचीन काल में, उनकी उदाहरण दिया गया है कि सोर की नाली और कटोर का जो माणा होता है, हम्म। जो नाली और माणे का, वो बर्तनों का जो अनुपात है वो विसंगत है, असंगत है। क्योंकि अच्छा। पति की तुलना में जो पत्नी है वो लंबी हो गई है। कहने का तात्पर्य है कि वो माप की इकाइयों में अंतर है। ये अच्छा, अंतर को शोर की प्रदर्शित नाली में, करती हुई कहावत है। शोर की सोर की नाली में नाली कटूर और के माँ कहाँ माणे था? में। अच्छा, कटूर के माणे में। ए, माण नहीं होना, माण वो छपी माण को हाँ, नहीं दो जो। मैं समझ गया। तो दर्शकों को हिंदी में बता दिया जाता है कि शोर जो है पिथौरागढ़ घाटी को कहते हैं शोर। वहाँ का जो हाँ माणा पिछड़। है वो माप जी। का एक बर्तन है माणा। वहाँ नाली, सॉरी, शोर की नाली अ, और कत्यूर का माणा। तो हाँ, उन दोनों का जो है तालमेल ठीक नहीं बैठता है। जबकि नाली बड़ी क्योंकि होनी चाहिए उनका माणे से। हाँ, इसमें पति बड़ा होना चाहिए लेकिन वो पत्नी बड़ी हो गई। ये है हाँ हाँ, सर इसमें। बिल्कुल 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 ये बिल्कुल, वाह। भावबोध है, ये मतलब ये कहावत जो है एक विसंगति को प्रकट करती है, जब असंगत हो जाती चीजें ना। हम्म। और अच्छा, एक, ए, हाँ और बताइएगा। एक कहावत है, चल के जैसा चलो यार का चाओ। अगर लड़के को क्या देखते हो, उसकी संगति को देखिए। उसकी बिल्कुल संगति से बिल्कुल पता चल जाएगा कि उसका व्यक्तित्व, उसका चरित्र किस प्रकार का है। बिल्कुल बिल्कुल एक है बिल्कुल। एक है कि बान बाने बल्द हरगो, अच्छा। अनहोनी अनहोनी होना। अगर आप हल हम्म। जोत रहे हैं तो हल जोतते जोतते बैल खो बैल गया, खो जाए। ऐसा हो नहीं सकता। हम्म। तो कोनी की बान बाने हम्म। बल्द हर गया। ये इस प्रकार की कहावतें हैं। और वाह। एक कहावत है, कुनौ के चाण मुनौ चाण। कुंडली क्या अच्छा, देखते हो, उसका सर देखो, उसके कर्म उसका देखो, कुंडली मस्तिष्क, क्या देखते हो। मस्तिष्क। वाह, ये बहुत बढ़िया है सर। फिर से बोलिएगा एक जी। बार। कुनौ के चाण मुनौ चाण, गुनाहों के कुंडली क्या चाण मिलाते मुनासा, हो। हाँ, मन कुनौ मिलाओ, के चाण मन मुनौ मिलाओ। चाण। जी। हम्म। अच्छा। कुंडली क्या मिलाते हो, उसके गुण देखो। लड़के के गुण देखिए आप, उसकी व्यवहारिकता देखिए, और उसका माथा देखिए, चरित्र देखिए। आप कुंडली में उसके ग्रहों को देख रहे हैं, तो इसलिए ये भी एक सत्यनिष्ठ कहावत है जो सत्यार्थ का बोध कराती है। जी अच्छा, हमारे प्रोफेसर प्रभात उप्रेती जी हैं सर, वो खुद भी बहुत अच्छे लेखक साहित्यकार हैं, शो में भी आए थे। वो कह रहे हैं जी कि जी सर। गंगादत्त उप्रेती जी की पुस्तक फोकलोर्स ऑफ कुमाऊं कुमाऊं। पुस्तक से आप जी। वाकिफ होंगे। हाँ सर हाँ। जबरदस्त पहली किताब है, कहावतों पर ही उनकी लिखी हुई है, कह रहे बिल्कुल प्रभात सर, नमस्कार। और मैंने जो है उनके किताब को अपनी पुस्तक, शोध ग्रंथ में उनका उद्धरण लिया है, और उनकी कहावतों के भी उदाहरण लिए हैं। और एक चंद्रलाल वर्मा अल्मोड़ा लाला बाजार के थे, उनकी प्यास नामक जो उन्होंने कहावतें लिखी, उससे भी मैंने कहावतों को संकलित किया है। और कृष्णानंद जोशी जी की किताब से भी उद्धरण लिए हैं। तो बहुत सारे हमारे साहित्यकार ऐसे हैं, कुमाऊं के त्रिलोचन पांडे जी हैं, श्री कृष्ण पांडे जी हैं, और हमारे
केशवदत्त रुवाली जी हैं, आदरणीय देव सिंह पोखरिया सर हैं, जगत सिंह बिष्ट सर हैं, शेर सिंह बिष्ट सर हैं। बहुत सारे सर लोगों की किताबों को का मैंने अध्ययन करके, उनका अनुशीलन करके अपने शोध ग्रंथ में उनके द्वारा जो बताई गई बातें हैं कहावतों के संबंध में, उनका उल्लेख भी किया है। जी एक और सर। बात मैं आपसे ये जानना चाहता सर, क्योंकि थोड़ा अभी हम कुमाऊनी से थोड़ा सा विषय रस परिवर्तन करते हैं। आप गणित आपने पढ़ाई कुछ समय तक, जी तो जी। गणित पढ़ाने में सर कहीं ये हिंदी काव्य, कविता, साहित्य, इन विधाओं का प्रयोग आप कर पाए गणित को सरल बनाने में? नहीं सर, गणित का तो मुझे गणित तो हमेशा एक नीरस विषय के रूप में लगा, क्योंकि गणित ऐसा है, जो चीज जी आपको आते हैं, मान लिया आपको ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अगर आपका डेरिवेशन सॉल्व होता जाता है तो आप तो आगे बढ़ते जाते हैं, उसमें अच्छा भी लगता है, एक अंतर उजास आता है। लेकिन जहां से हाँ आप लॉग लॉग वाले सवालों में उलझ गए, एंटी लॉग लेने में, तो समझिए भी फिर दिमाग खराब हो जाता था सर। तो हाँ, नहीं मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि आपने कहा कि गणित बड़ा नीरस विषय है, तो नीरस विषय को सरस बनाने में आपने क्या साहित्य का प्रयोग कभी किया? कविताओं का, दोहों का, या इन कहावतों का? प्रयोग तो क्या है सर, केवल मेहनत ही एक विकल्प है जिसके माध्यम से हम कठिन से कठिन चीजों को, चाहे वो गणित हो या कोई अन्य विज्ञान हो या साहित्य हो, मेहनत के द्वारा उसको धीरे धीरे सरलता की ओर ले जा सकते हैं। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि साहित्य जो है हमें हृदय से परिपक्व बनाता है, और कुछ कुछ हद तक दिमाग से भी परिपक्व बनाता है, तो इसका योगदान तो है ही सर उसमें। जी जी, बहुत बढ़िया। जी। प्रभात प्रीति जी ने आपके लिए एक सवाल भेजा है सर, स्क्रीन पर भी लाइव मैं दिखा रहा हूँ उसको, और मैं पढ़ भी रहा जी हूँ आपके लिए। वो कह रहे हैं कि आपकी कविता बढ़िया है, क्या आप सोचते हैं कि कविता करने जीने में क्या अंतर है, या कविता सिर्फ दिमाग की एक अवचेतन विधा भर है? नहीं सर, वास्तव में अगर आपको ईश्वरीय शक्ति प्रदत्त है कविता के दायरे में, तो आप जैसा लिखते हैं, जैसा आपका चरित्र है, वो आपकी रचनाओं में भी प्रतिफलित होता है, प्रतिबिंबित होता है। अब कुछ औपचारिकताएं हैं कि जहां पर आदमी को कुछ अंतर तो आ ही जाता है कहीं पर व्यावहारिकता में, लेकिन अमूमन जो साहित्य जगत से जुड़े हुए लोग होते हैं वो भावप्रवण लोग होते हैं, और उनके जो भाव पक्ष है वो प्रबल होता है सर। वो भाव किस्म के लोग होते हैं, और उनका असर उनके दिनचर्या पर भी दिखाई देता है, क्योंकि कोई स्थिति आती है, कहीं पर निर्णय लेने की स्थिति आती है, तो वो जरा सा दयालु किस्म के लोग होते हैं, और दयालुता से अपने उस ढंग से उस चीज को समाधान करते हैं कि यार इसमें विवाद ना हो तो ठीक है, ये काम हो हल हो जाए, हाथ हाथ जोड़वे जैसी तैसी इस काम को निपटाओ। तो वो एक सत्यम शिवम सुंदरम वाली बात को स्थापित करना चाहते हैं सर। जी, और एक बहुत मजे की बात है सर कि अब आपने चूंकि कुछ कहावतें, मुहावरे कुमाऊनी में कहे, तो कुछ लोग उसको आगे बढ़ाते हुए कुछ कहावतें, मुहावरे टिप्पणी के रूप में भेज रहे हैं, हिंदी में भी और कुमाऊनी में भी। के.एस. जी, रावत जी कह रहे हैं कि दूसरा खरल अपन खोर चुबड़ निहुन। बहुत बढ़िया कहावत सुधा। हाँ, जी। तो मित्रों मतलब इसका अर्थ ये है कि जी जी बताएं सर, आप ही बता दीजिए। अपने अपने पास, हाँ सर, आप बता दें। तो अपने पास जो है उसी से हम समर्थ होते हैं, और दूसरे के पास जो धन है या दूसरे का जो ज्ञान है, उससे अपना भला नहीं होता, अपनी मेहनत खुद करनी पड़ती है आदमी को आगे बढ़ने के लिए। जी बिल्कुल, यानी कि आप उनका अगर इसका शाब्दिक अनुवाद में करूं, वो अर्थ तो उन्होंने बता दिया दुबे सर ने। जी। इसका शाब्दिक ये है कि दूसरे के सिर से जो है अपने सर में तेल नहीं लगा सकते आप, अपना ही तेल लगाना पड़ेगा अपने सर में। खुद की जी मेहनत से ही बिल्कुल आप सर। जो है कामयाब जी होंगे। और जो आपने सर अभी माणा और नाली वाली कत्यूर और शोर की जो कहावत कही, उसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी दिनेश पांडे जी कह रहे हैं कि क्या जी। यह पिथौरागढ़ और कत्यूर क्षेत्र के सांस्कृतिक भेद को प्रकट नहीं करती है कहावत? मुझे तो लगता है करती है सर, आपको क्या लगता कुछ कुछ अर्थों में तो करती है। है? इसका मतलब ये है कि कत्यूर का जो माणा है वो बहुत बड़ा है, यानी कि पिथौरा की शोर की नाली से बड़ा है वो माणा। फर्क है दोनों में, नाप में फर्क है।
सोरे की नाल कतूरिया मान जेजठुल खसम जो नान। हाँ जी सर, सही कह रहे हैं। ये सांस्कृतिक प्रतिबिंब भी है एक तरह से उस समय तत्कालीन समाज के, जब ये बनी होंगी कहावत है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल दिनेश पांडे जी ने उठाया। और जी रजनीकांत जी शुक्ला जी। जी कह रहे हैं कि मेरे लला के बड़े बड़े यार, धना जो जुलाहे और मनिहार। ये कहावत है। मेरे लला के बड़े यार। मेरे लला के और बड़े बड़े यार, धना जुलाहे और मनिहार। जी जी, ये कहावत भी काफी प्रचलित कहावत है जी। हाँ, और के एन जोशी जी कह रहे हैं कि हथेली में दही जमो। असंभव कार्य हुआ, हाँ, और कठिनतम कार्य। रजनीकांत शुक्ला जी भी फिर एक भेज रहे हैं कि बड़े बर्तन की खगराउन भी बहुत होत। अच्छा। और के एन जोशी जी फिर लिख रहे हैं कि दुसरा खरल अपन खड़ चुपुड़ निहुन। उसी को दूसरे अर्थों में बोल रहे हैं। और प्रभात प्रीति जी कह रहे हैं कि बड़ा बड़ा ही होता है चाहे उसमें छेद हो। यह भी मुहावरा है। हाँ हाँ जी जी जी। तो ये लेकिन कुमाऊनी में क्या है सर? ये तो हिंदी में लिख दिया इन्होंने, कुमाऊनी में क्या है पता नहीं। ठुल ठुला हूँ करके तो प्रचलित है ही सर। लेकिन हाँ कह रहे हैं बड़ा बड़ा ही होता है चाहे उसमें छेद हो। हाँ, लेकिन एक लेकिन कहावत और छू कि हाँ, ये लोग कहते हैं कि नानी खोर कब है ठुल नहीं हुई। अच्छा, हाँ, छोट ये ठीक है। छोट छोट छोटी खोपड़ी कभी बड़ी नहीं होती है, तो मैं इस बात से तो अब हूँ, हालांकि ये कहावत जो है पूरी तरह से सत्य है अपने समय की देशकाल परिस्थिति, लेकिन इसमें जरा विचारणीय प्रश्न है कि ऐसा नहीं है। आज आप देखिए, संघ लोक सेवा आयोग में साधारण परिवारों के जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत अच्छा महारत हासिल कर रहे हैं। तो तत्कालीन समय में सब देशकाल परिस्थितियां जैसी रही होंगी वैसी उस समय का साहित्य भी होता है। वो तो आप भी जानते हैं। वीर वीर गाथा काल का जी, भक्ति काल हुआ जी। प्रभात प्रीति जी एक मजेदार टिप्पणी उन्होंने लिखी है सर। कह रहे हैं कि कहाँ दयालु होते हैं कवि, बहुत कवि नंबर उनके सातिर होते हैं। ये तो दिमाग की फैकल्टी का एक गुण है। जी। अब मैंने तो सर अपने हिसाब से सोचा ना। हाँ, हाँ। नहीं नहीं, वो प्रीति जी अपने हिसाब से टिप्पणियां कर रहे होंगे सर, आप अपने हिसाब से बोल रहे हैं। दोनों की बात अपनी अपनी जगह सही है। बहुत बढ़िया है सर। तो अब सर हम आपके कुमाऊनी रचना की ओर आते हैं। अभी तक हमने हिंदी में थोड़ा सा आपकी एक कविता सुनी। तो आप जब लिखते हैं सर, तो जो भाव पहला आता है वो किस भाषा में आता है? मतलब आपका मन क्या करता है? कुमाऊनी में लिखने का करता है कि हिंदी में लिखने का करता है? सर भाव ऐसे हिंदी में लिखने को करता है, अच्छा। लेकिन इधर सन 2005-6 के बाद कुमाऊनी में जरा सा मुझे लगा, जब से कुमाऊनी साहित्य में परिनिष्ठित रूप में आने लग गया, लिखित रूप में कुमाऊनी हमारे सामने आने लगी, चाहे वो पहरू पत्रिका के माध्यम से हो, कुमगढ़ के माध्यम से हो, या पूर्वांचल अखबार के माध्यम से हो। तो जब से कुमाऊनी व्यवहार जगत में दिखाई देने लग गया, तो तब से अंदर एक उमंग आई कि भाई कुमाऊनी में भी लिखा जाए। वैसे भी अगर हम हिंदी में कोई चीज सोचते हैं या हिंदी में कोई चीज लिखते हैं, तो उसका कुमाऊनीकरण करना आसान होता है। उसको चाहे आप कुमाऊनी में लिखिए या हिंदी में लिखिए। वैसे भी सर, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, और भी हमारे जो सुन रहे हैं, हिंदी और कुमाऊनी में ज्यादा भेद नहीं है। केवल जरा सा कहीं पर लय और कुछ जो व्याकरणिक दृष्टि से स्वर व्यंजन है इत्यादि, इनका वो है, अंतर है। अन्यथा देवनागरी लिपि में हिंदी भी लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में कुमाऊनी भी लिखी जाती है। तो ज्यादा हम्म, अंतर नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग कुमाऊनी, हिंदी जानने वाले कुमाऊनी अगर हम शिष्ट ढंग से उसको प्रस्तुत करें तो कुमाऊनी समझ जाते हैं। हिंदी भाषी समझ लोग भी जाता। समझते। जी बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा सर जी। फ्रेम फिर गड़बड़ हो गया आपका। थोड़ा सा आप आगे आ जाइए या फिर फोन को थोड़ा सा झुका लीजिए अपनी ओर। हाँ, ये ठीक है सर। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा अब आप ज्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं पहले से। आ रही सर का आवाज? नेटवर्क थोड़ा सा। जी हाँ, अभी ठीक है सर। आप मुझे शायद सुन नहीं पा रहे थे बीच में।
तो अब कुमाऊनी की कोई कविता सर हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप सुनाएं, जो आपको खुद बहुत पसंद हो। सर मेरी एक कुमाऊनी कविता है, वो बहुत अच्छी लगती सबको, और बार बार हमारे, बल्कि यहाँ पर आदरणीय कुंदन रावत सर और राजीव जोशी सर या अन्य मित्र जुड़े हैं। बीच में डीडी उत्तराखंड से भी वो रचना कई बार प्रसारित हो चुकी है। मैं पुनः चाहूंगा कि सभी मित्र उस कुमाऊनी कविता का रसास्वादन करें। तो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ सर, मेरा गैला पातला। इसमें गढ़वाली और कुमाऊनी दोनों का लगभग लगभग मिश्रण है सर। स्वागत सर, स्वागत। जी, तो कुमाऊनी में कविता छू, मेरा गैला पातला। मेरा गैला पातला दाजू, एक न्योली बासनी रे छ, मेरा गला पातला दाजू, एक न्योली बासनी रे छ, दाना सर काना। जी। एक मिनट माफी के साथ सर आपको रोकना चाहूंगा। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो आप ये सुना रहे हैं गहरी पातला वाला, इसको जी। थोड़ा सा इसका जो भावार्थ है हिंदी में भी बताते रहिएगा, ताकि जो हमारे कुमाऊनी और अच्छा गढ़वाली नहीं समझते लोग, इन जो दूसरे अच्छा राज्यों अच्छा के लोग देखते हैं इस शो को, क्योंकि इस शो को पूरे अच्छा। देश के टीचर देखते हैं सर, तो वो भी समझ हाँ पाए, सर, इसको पूरे कनेक्ट दिन। कर पाए। जी, थैंक यू सर। हाँ हाँ सर, मैं इसका भावार्थ हर लाइन के बाद बताऊं या इकट्ठा बता दूं बाद में? जैसे आपको ठीक लगे सर। अगर इकट्ठा बताना है तो पहले बता दीजिए, ताकि लोग जुड़ सके। अगर अच्छा। हर लाइन के बाद बताते हैं तो साथ साथ बताते चलिए। हाँ, पहली लाइन का अर्थ है कि मेरे जो जंगल के गहरे भाग हैं, उनमें एक न्योली पक्षी, जिसको विरह पक्षी के रूप में, विरह का प्रतीक के रूप में माना जाता है, वो बोलती रहती है। मेरे जंगल के अंदरूनी हिस्सों में, अंदरूनी भूभाग में एक न्योली, जिसे विरह का प्रतीक माना गया है, वो पक्षी बोलता रहता है। तो मैं आपको सुनाता हूँ ये लाइन। मेरा गला पातला दाजू, एक न्योली बासनी रे छ, मेरा गला पातला दाजू, एक न्योली बासनी रे छ। अगली लाइन है, वाह। इन डांटो कांटों में, अर्थात जो यहाँ के बड़े बड़े पर्वतमालाएं हैं, जंगल हैं, इनमें एक फाख्ता पक्षी जो होता है, जिसको कबूतर जैसा दिखाई देता है, घुघता, और हम्म। वो अपनी आवाज से लोगों को आकर्षित करता है। डना काना डफरा मजा, दुरुसी जसी फूली छ। और जो जंगल के जो बड़े बड़े पर्वतमालाएं हैं, उनमें बुरांस के फूल खिले हुए हैं, और वो लाल लाल रंग के बुरांस के फूल जो हैं, वो धरती का श्रृंगार कर रहे हैं। और वाह अगली पंक्ति है कि मेरे भाई जो है नौकरी करने परदेश चले गए हैं, विदेश सर, चले मुझे गए मुझे हैं, देश में चले। सर मुझे लग रहा है कि हम एक एक लाइन के बाद अगर उसका अर्थ समझ रहे हैं तो उसमें व्यवधान आ रहा है। जो जो एक गेयता है ना, उसकी लय है वो टूट रही है। तो मैं चाहूंगा कि अच्छा, आप पहले अर्थ बता दीजिए पूरी कविता का, फिर गा के उसको सुनाइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले मैं इकट्ठा बता देता हूँ सर। हाँ, हाँ पहले इकट्ठा सारांश बता दीजिए उसका। हाँ, उसमें और फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। जी। दिनेश जोशी जी कर रहे हैं कि दूरदर्शन में सुनिए, मैंने भी आज फिर सुनने में अच्छा लग रहा है जी। हाँ सर जी जी जी। तो ये जो कविता है मेरी, आप सभी श्रोताओं को, बंधु बांधवों को प्रणाम। यह हमारे जो उत्तराखंडी संस्कृति है, इसका प्रोद्भाषण करती है। इस संस्कृति को बड़ी संजीदगी के साथ व्यक्त करती है। और इस कविता में कवि कहता है कि मेरे जो गहरे गहरे
जो पातल हैं, पातल कहा जाता है, जो हमारे जंगलों के जो गहुवर हैं, गड्ढे हैं, और उनको उनमें जो एक न्योली पक्षी है जिसको विरह का प्रतीक माना गया है, वो पक्षी गाती रहती है, अपने प्रियतम को बुलाती रहती है। और यहाँ के जो जंगल हैं, उन जंगलों के ऊंचाई वाले हिस्सों में बुरांस के फूल खिले हैं। बुरांस जो हमारा जो एक प्रतीक के रूप में एक ऐसा पुष्प है, और इसको इतनी महानता दी गई कि श्रृंगार का प्रतीक है। इस बुरांस के पुष्प से हमारे जो जंगल हैं वो एक श्रृंगारिकता का की अनुभूति कराते हैं। और मेरे भ्राता जो हैं, भाई, वो विदेश चले गए हैं नौकरी करने, और उनकी याद में जो हमारी भाभी है, वो उसको हिचकी लग रही है, हिकुरी रेछो आता है उसमें, उसे हिचकियां लग रही हैं। और माता जी देहरी में बैठी हुई है, उसके सामने उसके नाती पोते जो है उछल कूद मना रहे हैं, उछल कूद मचा रहे हैं, कोई इधर कूद रहा है, लेकिन माता जी देहरी में बैठकर उनका उनकी बाल क्रीड़ाओं को देख रही है। और मेरे मन को तुम इस तरह से निराश मत करो, अरे हेमचंद, अ, क्योंकि मेरे मन में जो है वो मेरा गला भर आता है अगर तुम ऐसी निराशा की बातें करते हो। निसास लग जाता है जब कोई अपने से दूर बिछुड़ जाता है, तो ऐसी बातें मत करो जिससे मेरा गला भर भर आता है। इस कविता का भावार्थ है, अब मैं इसे गायकी में सुनाता हूँ। मेरा आवाज आ रही सर? आवाज आ रही होगी। बिल्कुल आ रही है सर। आवाज आप सुन। आप पढ़ते रहे, मैं आपको स्क्रीन में फुल किया हुआ है ताकि आपको और बेहतर तरीके से हम देख पाए सुन पाए। आप पढ़ते रहिए सर। आवाज जी जहां पर जी। नहीं आएगी तो मैं वहां पर आपको सूचित करूंगा सर, आप पढ़िएगा प्लीज। हाँ, ये भावार्थ मैंने बता दिया, अब मैं इसको गायकी में सुनाता हूँ सर। जी सर। मेरा गला पातला दाजू, एक न्योली बासनी रे छ। मेरा गला पातला दाजू, एक न्योली बासनी रे छ। डाना काना डफरा मजा, बुरुसी जसी फुली छ। डाना काना डफरा मजा, बुरुसी जसी फुली छ। मेरा दाजु गया परदेशा, घर बोजी ही कुरी रे छ। मेरा दाजु गया परदेशा, घर बोजी ही कुरी रे छ। बहुत डाना बढ़िया। काना डफरा मजा, बुरुसी जसी फुली छ। नीला गानी सास ओहिमु, घर गवा भरिया छ। परा भिडा बुरुसी कफुला, जस ब्योली सजाई रे छ। पारा वाह। भिडा बुरुसी कफुला, जस ब्योली सजाई रे छ। डाना काना डफरा मजा, बुरुसी जसी फुली छ। नीला गानी सासा ओहिमु, घर गवा भरिया छ।
मेरो गोवा भरिया ऊंच। और यहाँ समाहार करते हुए दी लाइन और जो 2 लाइन इसमें और जोड़ूंगा। यो बरखेली चौमासा, यो बरखेली चौमासा, यो नदियों की भरमारा, यो वाह बरखेली चौमासा, यो नदियों की भरमारा, गंगोत्री बहगे अब पूज गे हरिद्वारा, वाह गंगोत्री बहगे अब पूज गे हरिद्वारा। सामण छुया हिमाला, सामण छुया हिमाला, हरी भरी छना बुग्याला, सामण छुया हिमाला, हरी भरी छना बुग्याला, मानंदा की कृपाल चमके छो न्यारा न्यारा, मानंदा की कृपाल चमके छो न्यारा न्यारा। वाह देवभूमि छ कत्युरा, देवभूमि छ कत्युरा, जय जय हो बागनाथा, देवभूमि छ कत्युरा, जय जय हो बागनाथा। मैं हाथ जोड़ी जोहारूं, धरिए हमारी लाजा, मैं हाथ जोड़ी जोहारूं, धरिए हमारी लाजा, धरिए हमारी लाजा, धरिए हमारी लाजा। नमस्कार। वाह, बहुत खूब जीजा जी, गर्व है आप पर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, अशोक उप्रेती जी कह रहे हैं। धन्यवाद सर। अशोक उप्रेती जी आपके संभवतः साले हैं, कह रहे हैं कि आप पर गर्व है। धन्यवाद सर। तो एकदम ठेठ पहाड़ी जिसे कहना चाहिए कि वो आपका अंदाज जो उसका एक तरह से न्योली का ही मुझे थोड़ा सा परिवर्तित रूप लगा जो आपने गीत लिखा और गाया है। जी सर। एकदम पहाड़ की याद दिलाता हुआ, गहरे पाताल की गहरे क्षेत्रों की याद दिलाता हुआ, बुरांस की याद दिलाता हुआ, कमाल सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं सर, और मेरे पास कई सारे पर्सनल मैसेजेज आ रहे हैं कि मैं आपसे पूछूं कि जो आपकी किताबें अगर लोग पढ़ना चाहें तो वो कहाँ उपलब्ध होंगी, और कौन-कौन सी किताबें जो आपकी छपी हुई हैं सर? थोड़ा तफ़सील से विस्तार से बताइएगा। हाँ सर, मेरी तो अभी 2 किताबें तो अमेजन पर भी हैं, जो अमेजन से खरीदना चाहें। जी, एक उम्मीदों का आकाश है, उम्मीदों का आकाश, ये प्रकाशक पुस्तक कौन है। है सर इसके? जी, ये प्रकाशक कौन है इसके? इसके प्रकाशक हैं सर ब्लू बक पब्लिकेशन। अच्छा, अगर नेट पर आप हेमचंद दुबे की पुस्तकें करके सर्च करेंगे तो ये किताब उनको दिख जाएगी सर। वाह! ये काव्य संग्रह है सर? हाँ, ये हिंदी काव्य संग्रह है, ये दिल्ली से छपी है सर। अच्छा, और बहुत बढ़िया। ये कुमाऊनी में जिया क्वीड करके है, हुँ, जिया हुँ, क्वीड, हुँ। ये अविचल प्रकाशन हल्द्वानी से छपी है। और आदरणीय डॉक्टर गजेंद्र बटोही जी, अविचल प्रकाशन हल्द्वानी करके, उनके अमेजन पर ये किताब दिखती है, कभी स्टॉक रहता है या देख लें जो लोग लेना चाहते हैं। और इसके अलावा गौगाड़ा गीत है, कुमाऊनी कविता संग्रह, जो संस्कृति विभाग ने जिसको छापने के लिए मुझे सहायता राशि दी थी। और यह जो जिया क्वीड नामक पुस्तक है, इसके लिए उत्तराखंड भाषा संस्थान ने मुझे 10,000 रुपये की सहयोग राशि दी थी। और इसके अलावा जब पहली पुस्तक मैंने लिखी, वो जीवन की दीक्षा है, वो जीवन की दीक्षा पहली पुस्तक है। उसके बाद ये अभिनव सर्जना है, और एक हिंदी कविता संग्रह प्रारब्ध का नीड़ है। और इसके वाह! अलावा सर, ये इसके अतिरिक्त एक ये जो तो है, ये भारतीय भाषा संस्थान से किताब छपी है सर। ये वाली अच्छा, जो ये भारतीय भाषा संस्थान से छपी है कि पुस्तक, मैसूर से छपी। ये ये किताब फिर से दिखा दीजिए सर, थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत आ गई थी तो हम देख नहीं पाए। ये है सर, ये कुमाऊनी संस्कृति विविध आयाम करके है, ये पूरी कुमाऊनी भाषा में है सर। ये भारतीय भाषा संस्थान मैसूर से छपी है ये वाली पुस्तक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, जी, ये पूरी बहुत बढ़िया। कुमाऊनी भाषा में है, क्योंकि वो हिंदी और अंग्रेजी में स्वीकार नहीं करते थे। जो हुँ, विज्ञापन हुँ। आया था तो मुझे कुमाऊनी में ही लिखना पड़ा। तो ये कुल 9 किताबें मेरी प्रकाशित हैं। ये पहली पुस्तक थी, मैं जो कह रहा था जीवन की दीक्षा करके।
ये पुस्तक वाह, है सर, जीवन की दीक्षा। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये पहली पुस्तक तो आपने दिखा दी, इससे जो पहली कविता लिखी थी वो कौन सी थी, याद है आपको? सर पहली कविता मेरी उत्तर उजाला में छपी थी सर, वो तो अब अभी वो मैं यहाँ पर लाया नहीं हूँ। अच्छा। उसका मैं आपको मजबूर, क्योंकि वो नीचे कमरे में रह गई सर, नहीं तो फिर मुझे जाना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा। वो उसमें जी जी। वो चिपका रखी है सर उसमें ना। तो अच्छा। उसमें वो कविता कुछ इस तरह से मैं आपको बता दूं। उत्तर उजाला में छपी थी सन 1992 में सर, पहली कविता। वो ऐसी कुछ इस तरह से है, जितना मुझे याद है कि जी। एक हवेली है और वहाँ किसी समय सुंदरिया नाचती थी तबले की थाप पर। और आज वहाँ हम्म। पर एक बूढ़े बाबा कहते हैं कि बच्चों उधर मत जाना, उधर एक भूत रहता है। ये है वो कविता। अच्छा। हाँ, किसी समय जिस हवेली में ढोलक की थाप पर सुंदरिया नाचती थी, आज एक बूढ़े बाबा उस खंडहर की ओर संकेत करके कहते हैं कि बेटा वहां मत जाना, वहां एक भूत रहता है। ये मेरी पहली कविता है अच्छा, सर। बढ़िया। और इसके अलावा सर, जो ये इस कविता संग्रह में मेरी कविताएं हैं, वो अमर उजाला में जो पूरे नेशनल पेज में छपी थी, जो कविता पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो एडिटोरियल पेज होता है, उसकी एक आध जी। कविता मैं अगर सुनाने जा रहा हूँ आपको। हाँ बिल्कुल, स्वागत स्वागत सर। जी, ये इस पुस्तक में है मेरी उम्मीदों का आकाश। ये कविता है, धरती गोल है। वाह, धरती गोल है। जी, बूंद चाहे बारिश की हो, बूंद चाहे बारिश की हो, तेल की हो या फिर किसी द्रव की। बूंद चाहे बारिश की हो, तेल की हो या फिर किसी द्रव की, सिर्फ गोल होती है, बिल्कुल धरती की तरह। धरती पर गोल इस गोलाकार सत्ता का उत्पादन भी कितना गोल है। इस वाह। गोलाकार सत्ता का उत्पादन भी कितना गोल है। इधर हम छोड़ रहे हैं पेड़, पत्थर, माटी, धरती के आगोश में समाहित। किसी में किसी न किसी रूप में गोल है, किसी में किसी न किसी रूप में गोल है। फल, मूर्ति, कण। क्योंकि फल भी गोल होता है, मूर्ति भी अधिकतर गोलाकार भाग लिए होती है और कण भी गोल ही होते हैं। तो ये गोल पर आधारित कविता थी। एक दूसरी कविता है जो अमर उजाला के राष्ट्रीय संस्करण में छपी थी सर, कलम इसका शीर्षक है। और आप जैसे वाह, कलमकार को समर्पित करता हूँ, और सभी जो सज्जन इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उनके चरणों में इस कविता को निवारता हूँ। कलम स्वागत ने है। सींच दी है, कलम ने सींच दी है ऊसर कागज सी जमीन, और भर गए हैं कोठार नई फसल के दानों से। कलम वाह। ने सींच दी है ऊसर कागज सी जमीन, और भर गए हैं कोठार नई फसल के दानों से। इतनी पुस्तकें, पुस्तकालय, वाचनालय, समाचार इसी उर्वरा की देन है। वाह। तमाम स्कूल, कॉलेज, प्रयोगशालाएं, शोधालय जिंदा हैं मशीबिंद। तमाम स्कूल, कॉलेज, प्रयोगशालाएं, शोधालय जिंदा हैं मशीबिंद प्राण बिंद से। इतनी मेधा, तर्क वितर्क, सतर्क कुतर्क, फिर नई जमीन पर जमने को आतुर। इलेक्ट्रॉन से हो या द्रव से, इलेक्ट्रॉन से हो या द्रव से, ऊसर को उर्वर करने की एक सकारात्मक जंग जारी है। ऊसर को उर्वर करने की एक सकारात्मक जंग जारी है। हर रोज तलाश जारी है नई जमीन की। हर रोज, हर रोज तलाश जारी है नई जमीन की, नई जमीन की, नई जमीन की। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया सर, कमाल। धन्यवाद। ये आपने हर तरह का काव्य रचा है, और मैं हिंदी के साथ साथ कुमाऊनी में भी आपने बहुत अधिकार से लिखा है सर। तो कुमाऊनी में आपकी जो दो ये क्या कहना चाहिए संग्रह है,
जी। एक क्वीड़ वाला और दूसरा मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। एक सर गौगाड़ा गीत करके है, हाँ, गौगाड़ा गीत। जी जी, और गौगाड़ा गीत एक और जिया क्वीड़। जिया क्वीड़। तो ये जी। गौगाड़ा गीत और जिया क्वीड़ में से कोई और रचना सर हम चाहेंगे कि आप सुनाएं, क्योंकि वो हमारी मिट्टी की खुशबू उसमें है। है और जो सर, आप है जी। चाहें तो बेहतरीन जो उसमें से आपको लगे तो आप सुनाइएगा, फिर हम कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर बढ़ेंगे। जी धन्यवाद सर। और मैं इसमें से आपको कुमाऊनी में जो बिल्कुल यहाँ की और ये हमारे बहुत सारे दर्शक लगातार टिप्पणियां भेज रहे हैं। मनोज कुमार खोलिया जी कह रहे हैं कि वाह, अति सुंदर सर, आपकी कार्यशैली को नमन। और राम सेवक यादव जी दिल्ली से कह रहे हैं कि कमाल है, बहुत सुंदर है। अशोक उप्रेती जी, भागीरथ प्रसाद जी, दिनेश कुमार नेगी जी, सब जी आपको बहुत याद कर रहे हैं और बहुत सकारात्मक टिप्पणियों के साथ याद कर रहे हैं। सबको भागीरथ प्रणाम प्रसाद जी, करता हूँ। जी जी। मनोज कुमार खोलिया जी, चंद्रशेखर बड़सीला जी और डीके नेगी जी, सभी लोग जो हैं सब हमारे साथ सहृदय साथी हैं इस कठिन घाटी के। और मनोज कुमार खोलिया जी भी एक अच्छे कलमकार हैं, और जिनसे प्रतिदिन की जो शुरुआत होती है वो उनके द्वारा लिखे गए क्षणिकाओं से होती है। तो उनको भी नमस्कार, और सभी मित्रों को। तो मैं छाट रहा था, मैं एक कविता सुना देता हूँ। जी सर। मुश बिराऊ खेल, यह शीर्षक छू मुश बिराऊ खेल, चूहे वाह, और बिल्ली का खेल। जो गो स्वागत। जानना, ये मिला कहावत छू से, ये भी एक कहावत है। जो गो जानना वीक बाट के पूछण। वाह वाह वाह, जिस गांव अब नहीं जाना कहावत है वहां का तो पता क्या पूछना। रास्ता क्या पूछना। तापी हम्म घाम के तापन। हम्म। जो घाम आपने ताप लिया है, जो सूरज का आपने प्रकाश ले लिया है, उस ताप ऊर्जा को, तो उसको उसको दोबारा दोबारा क्या क्या लेना लेना। जब आपने जो भोग लिया है। हम्म जो गो जानने वीक बाट के पूछण, तापी घाम के तापण। मनखियों के भीड़ में के हंसण, पुछड़ी तार जस लाग रहो छे भूला। जैक जस तैक तस, मुसे बस। पुथिल मुसे जस। जैक क्या बात जस तैक तस, है। मुसा पुथिल मुसा जस। मुझसे जो। अर्थात जिसका जैसा होता है आगे की पीढ़ी, उसके पीछे की पीढ़ी भी उसी प्रकार के लक्षणों वाली होती है। जैसे कि चूहे का बच्चा चूहे का बच्चा बिल्कुल चूहे चूहे जैसा जैसा ही ही होता होता है। है। आण कहाण काथ कहाइन, उन्हें हम्म जाने रुनी इजू। भाग्याग भच्चैक, कर्माक दंड के सोचण। भाग्याग हम्म भच्चैक, भच्चैक मतलब भाग्य के जो थपेड़े हैं, और कर्मों हम्म। के जो दंड हैं उनके बारे में क्या सोचना, वो तो विधाता सबको समय समय पर देता रहता है। खुट बुढ़ा काना, हाथ भगवाना, सुमिरु तेर नामा। जिस समय कांटा चुभता है तो उस समय भगवान याद आते हैं। पाँव में कांटा जी। चुभते ही भगवान का स्मरण होता। चढ़ाओ चढ़ूनु देवो थाना, सारी रीत देखी, सारी रीत देखी। हमने अ, सारी प्रीति देख ली है, प्रेम देख लिया है, और सारे रीति रिवाज देख लिए हैं। हम्म चाट पर टाकी जिंदगी देखी, जो लाठी पर टकी हुई, खूंटी पर टकी हुई जिंदगी भी हमने देख ली है। उलाव लागणी मनसूब देख, कुकाने सुसाने भुबाने। इसमें आपको कुमाऊनी की एक तासीर मिलेगी सर। कुकाने सुसाने भुबाने, यह पिनाऊ पातक पानी जस। क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है ढपका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे सा साथ। ये कबीरदास की पंक्तियां। ढपका लागा फूट गया, तो उसी का भाव है पिनाऊ पातो जो पानी। अर्थात जो पिनालू अरबी के पत्ते का पानी होता है, उस पानी का स्थायित्व तो कुछ नहीं होता, वो कहीं भी चिपकता नहीं है और किसी भी क्षण गिर सकता है। उसी प्रकार वो मनुष्य का ठहर। जीवन भी है। यह पिनावा पातक जस पानी, जिंदगी देखी यह की रीत परीत अणकसा।
तील देख, मील देख, शबूले देख। इस जीवन के बारे में तुमने देखा, मैंने देखा और सबने देखा। ये कविता, यहाँ पर ये कविता समाप्त होती है। और बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी वाह, ये इसमें आपने इस कविता की बहुत खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि आपने इसमें जो आणकात है इनका बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल किया है, जो कहावतें हैं उनको बहुत खूबसूरती से प्रयोग किया है। जी सर, जी 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 जी। ये इनोवेशन बहुत बढ़िया है इस कविता का। और गणेश जोशी जी कह रहे हैं बहुत खूब सर, आपकी बातों से दिल खुश हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और दिनेश कुमार नेगी जी और कुंदन सिंह रावत जी भी आपके इस कविता के तारीफ में कुछ शब्द लिखे हैं। वो कह रहे हैं मुसक पुथिल मुसक जस, दिनेश कुमार जोशी जी। हालांकि वो अंग्रेजी में लिख रहे हैं इस बात को, लेकिन भाव को मौनी का हाँ, दिख रहे हैं सर, दिख रहे हैं जी, जी। और स्क्रीन पर दिख के रहे एस हैं। रावत जी कह रहे हैं कि भाव गंभीर सुंदर शब्दावली। डॉक्टर दुबे मिट्टी से जुड़े कलमकार हैं, बहुत खूब। चंद सिंह बगरी जी कह रहे हैं बहुत खूब। तो बहुत सारे प्रशंसक हैं आपके, लगातार इस शो में बने हुए हैं और उत्साहवर्धन कर रहे हैं आपका भी और हमारा भी अपनी खूबसूरत टिप्पणियों से। इस बीच सर हम अब ये हमारा लगभग 1 घंटे का शो का समय होता है और 1 घंटा 16-17 मिनट के आसपास हम पहुंच चुके हैं। तो कुछ क्षणों की बातचीत और हमारी शेष है अभी। मैं जी चाहूंगा कि इस बातचीत में कुछ पक्ष ऐसे रह गए होंगे कि जो आपके महत्वपूर्ण पक्ष रहे होंगे और हम उसमें नहीं ला पाए होंगे, क्योंकि एक जीवन को, एक इतनी बड़ी साहित्यिक यात्रा को 1 घंटे की बातचीत में समेटना लगभग असंभव है। लेकिन फिर भी जी मैंने कोशिश की कि जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं वो लोगों के सामने आ जाए। कुछ बातें अगर मैं भूल गया हूँ तो आपसे अनुरोध है उनको याद करके हमें बताइएगा। मैं आज के सवाल का उत्तर बताऊंगा, हालांकि आज जवाब कोई भी हमारे दर्शक नहीं दे पाए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा। आपका जो नाम है पूरा वो हेमचंद्र दुबे है और उसमें आप एक उपनाम लिखते हैं इन्वर्टेड में उत्तर। तो ये जी। उत्तर की क्या क्या कहानी है सर? ये प्रश्न का उत्तर है कि ये दिशा वाला उत्तर है या कुछ और उत्तर है? कैसे सर उत्तर उपनाम आपने, लिखा? जी सर, बहुत अच्छा और बड़ा रोचक आपने सवाल पूछा है। ये वास्तव में आपने जो पर्याय रूप में इसे पूछा, ये पर्याय रूप में ही है सर। मैं शुरुआत में जब महाभारत सीरियल चल रहा था उसमें एक चरित्र आया था सन 1988 के दौरान, जब बीएससी करने अल्मोड़ा गया। तो उस समय होता ही है, आदमी उत्तर हम्म किशोरावस्था के दौर में रहता है तो मन में उमंगें रहती हैं तमाम तरीके की। तो उसमें एक हम्म उत्तर पात्र था, तो उस उत्तर करके कोई पात्र के से मेरे मन में अचानक ख्याल आया वो महाभारत देखते देखते, अरे मैं भी तो उत्तर दिशा में रहता हूँ, उत्तराखंड का नागरिक हूँ। और मैं प्रश्न नहीं हूँ बल्कि मैं सवाल, सॉरी, मैं प्रश्न नहीं हूँ बल्कि उसका उत्तर हूँ। वाह, मैं जटिल नहीं हूँ, सरल हूँ। सरल। जी। तो आज भी लोग, अक्सर मैं देखता हूँ, पता नहीं ऐसा लोगों को कैसे लगता है, कहते हैं कि बहुत सरल आदमी है। तो सरल, मुझे फिर एक बार तो गुस्सा भी आता है, क्या सरल क्यों कहते होंगे, अपने को सरल क्यों नहीं कहते लोग। तो फिर लगता है कि चलो, लोगों ने जटिल तो नहीं कहा, कठिन तो नहीं कहा, तो सरल हूँ, हम्म। उत्तर उत्तर हूँ, प्रश्न नहीं हूँ, उत्तर हूँ सर। बिल्कुल सर, सरल होना आज के जमाने में सबसे कठिन है। कठिन है सर, सही बात है सर, जी जी। तो अगर हाँ कोई सर। आदमी सरल है तो वो बिल्कुल उसकी तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि कठिन होना आसान है, सरल होना बहुत मुश्किल है। अब जैसे भगवान ने बना दिया सर, वो, जी। क्योंकि ऐसा है, अगर हम अपनी मूल प्रवृत्ति से उसके साथ हम्म। अगर ज्यादती करें, जबरदस्ती हम उस बनने की कोशिश करें, तो फिर वो हास्यास्पद हो जाएगा। इसलिए जिस रूप बिल्कुल में बिल्कुल विधाता ने हमको रचा है, उसी रूप में जीवन काटना है सर, और उसी बिल्कुल रूप में बिल्कुल प्रस्तुत होना है सर। जी। बिल्कुल बिल्कुल। रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं कि राजकुमार उत्तर और राजकुमारी उत्तरा थी महाभारत में, तो वहीं से आप जी उत्तर हो गए। हाँ, प्रेरणा तो वहीं से मिली सर। वो और सर वो चरित्र को देख के। मुझे लग रहा है सर आपको देख के एक और व्यक्ति ने प्रेरणा ली है। अगर आपने सुना जी। हो उत्तर का पुत्र। हाँ सर, उत्तर का पुत्र, ये हमारे यहाँ जो पुरड़ा एक गांव है, वहाँ आदरणीय जी। श्री रणजीत सिंह थायत जी हैं, उनके नाती हैं ये। उत्तर का पुत्र काव्य करके हैं, एक बार मेरे बेटे की आरजे कविता भी आरजे उन्होंने। जी, ये आरजे रेडियो काव्य, जो कि जी जी। आरजे है, आरजे कहा भी करके, तो वो खुद को उत्तर का पुत्र कहते हैं।
हाँ सर, हाँ जी जी जी। तो अगर वो बहुत एक अच्छा। हमारे इस कार्यक्रम को, अगर वो कार्यक्रम को देख रहे हो तो सर उन्हें बताइएगा कि उन्हें भी हम याद कर रहे हैं उत्तर के पुत्र को, उत्तर के साथ बहुत साथ अच्छा। उत्तर के साथ जी, साथ उत्तर के पुत्र को भी याद कर रहे हैं। याद कर रहे हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। तो उन तक इसका लिंक आप भेजिएगा इसके बाद, उन्हें भी अच्छा हाँ लगेगा। सर, हाँ जरूर। जी सर, जी जी। तो आज का जो सवाल था सर, अच्छा उस पर हम उसका जवाब अभी लेते हैं। इस बीच चरण सिंह बगरी जी कह रहे हैं कि उत्तर का शानदार उत्तर जी आपके लिए लिख रहे हैं। और कुंदन सिंह रावत जी कह रहे हैं कि इतने लंबे समय तक इस अद्भुत कार्यक्रम को गतिशील रखना भी एक तपस्या है। बहुत बहुत बधाई और नमन भट्ट जी को। रावत सर, जी। आप सबको बधाई, हमारे सारे दर्शकों को बधाई, हमारे सारे मेहमानों को बधाई, शुभकामनाएं कि आपकी जो ऊर्जाएं हैं, आपकी जो शुभकामनाएं हैं, वो मुझे बैठने नहीं देती। वो मुझे प्रेरित करती हैं, मुझे उत्साहित करती हैं कि मैं कुछ नया करूं। रोज आप जैसे दुबे सर जैसे विद्वानों से मिलाऊं लोगों को, ताकि उनके अनुभवों से हम लाभ ले सकें और कुछ नया सीख सकें, नया रच सकें। अगर इस कार्यक्रम के माध्यम से हम 2-3 और हेमचंद दुबे बना सके तो इस कार्यक्रम की सफलता होगी, मुझे ऐसा लगता है। और एक बड़ा जी रोचक बिल्कुल। सवाल अ, भागीरथ प्रसाद जी ने पूछा है, मुझसे पूछा है, मैं अभी पढ़ता हूँ उसको, लेकिन इससे पहले रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं कि सबके दिल में प्यार का अरमान बनकर जी सकूं, है हूँ बहुत मुश्किल, बहुत आसान बनकर जी सकूं। कुंवर बेचन साहब की ये लाइनें हैं, बहुत शानदार लाइनें हैं, शुक्ला जी ने भेजी हैं। धन्यवाद शुक्ला जी, इस तरह से हमें जो है उत्साहित करते रहिए, ऐसे अच्छी अच्छी कविताएं भेज करके। कुंवर बेचन तो खैर बहुत कमाल के साहित्यकार थे, उनके बारे में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। इधर भागीरथ प्रसाद जी कह रहे हैं, सर भट्ट जी आप सरल हैं या जटिल? मुझसे इन्होंने सवाल पूछा है भागीरथ प्रसाद जी ने कि मैं सरल हूं या जटिल। तो सर मैं जी। ये मूल्यांकन मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, दर्शकों पर छोड़ता हूँ। उन्हें क्या लगता है वो बताएं कि मैं सरल हूँ कि जटिल हूँ। उसके बाद मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैं सरल हूँ कि जटिल हूँ, मुझे क्या लगता है। पहले मैं आप पहले मैं आप आप तो लोगों की राय सरल लेना सरल चाहूंगा। हैं। जी, पहले मैं आप लोगों की राय लेना आप चाहूंगा सर, सर। आप सरल हैं अच्छा, सर, मेरे मेरे अपने निजी ज्ञान के आधार पर। जी, आपके ज्ञान को सलाम है सर। और राजकुमार शुक्ला जी, रजनीकांत शुक्ला जी दिल्ली से कह रहे हैं कि उत्तर का पुत्र जो है वो आरजे काव्य जो है, वो हमारे विद्यालय राउजो एवेन्यू नई दिल्ली के छात्र रहे हैं, इनके स्कूल से पढ़े हैं वो, हम्म, जहाँ ये टीचर हैं, जी। रजनीकांत सर। हम्म, तो आज का अच्छा। जो सवाल था उसका उत्तर देने का वक्त आ गया है। उसके बाद फिर कुछ अंतिम बातचीत सर जो आप भूल रहे हो वो बताइएगा हमारे दर्शकों को। आज के सवाल का उत्तर है उपन्यासकार श्री अरविंद अडिगा। अपने पहले ही उपन्यास में उन्हें बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ, और जी। पहले उपन्यास पर बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले अडिगा तीसरे उपन्यासकार थे। 33 वर्ष की अल्पायु में यह सम्मान प्राप्त करने वाले अरविंद दुनिया के दूसरे उपन्यासकार रहे। उनके उपन्यास का नाम जिस पर उन्हें बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उसका नाम था द व्हाइट टाइगर। तो जी। मित्रों, द व्हाइट टाइगर नाम का जो उपन्यास था उस पर अरविंद अडिगा को ये इनाम मिला था 33 वर्ष की आयु में, बुकर पुरस्कार, जो साहित्य का नोबेल एक तरह से कहा जाता है बुकर पुरस्कार को। ये आज के सवाल का जवाब था, लेकिन आज किसी भी हमारे साथी ने इसका उत्तर नहीं दिया, तो आज का चश्मा जो है वो रह गया सर। अच्छा। और दिनेश कुमार नेगी जी कह रहे हैं कि आप एक सरल इंसान हैं, निसंदेह। धन्यवाद। और के एस रावत जी कह रहे हैं कि भट्ट जी न तो तरल हैं, न जटिल हैं, न सरल हैं। जी। और ये हाँ। बहुत सारे जवाब थे। इस पर और भी टिप्पणियां आएंगी, मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है। तो आप बताइए सर, आप आज के शो में कौन सी महत्वपूर्ण बात ऐसी थी जो अब तक हमारी बातचीत में नहीं आ पाई, जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं साहित्य के बारे में, कविता के बारे में। फिर हम समापन की ओर बढ़ेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम के जो आपकी टीम है और उसके केंद्र में आप हैं, आपको साधुवाद देता हूँ। और साथ में आपकी जो पूरी कार्यकारिणी है, आपसे जुड़े हुए देश विदेश के विभिन्न विद्वानों, शिक्षक, साहित्यकार और कलाकार
साहित्य कला संगीत के पुरोधा सबको नमन करता हूँ कि आप लोगों ने ये सर्जना और सर्जना की मेधा को बाहर लाने के लिए जो मंच बना रखा है और लोगों को तलाश तलाश कर इस मंच के माध्यम से तराश रहे हैं, उनकी प्रतिभा का प्रकाशन चहुं ओर कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो श्रेय जाता है सर। ये साधुवाद और बहुत बहुत आपके प्रति शुभकामनाएं है कि आगे भी यह शो जो है वो पूरा विश्व विख्यात हो। और दूसरा, इस शो के माध्यम से जो जीवन के विभिन्न पहलू हैं, हम लोग ज्यादातर इसमें शिक्षक गण हैं। इसमें हमारे आदरणीय CRST के पूर्व डायरेक्टर CCRT के डायरेक्टर साहब भी थे, मुकेश बहुगुणा सर थे, हेमंता हैं, आप सब लोग हैं। तो इसमें सब रंग के लोग हैं और जो अपने अपने विषय क्षेत्रों में बहुत महारत हासिल किए हुए लोग हैं, साहित्यकार हैं और बहुत गंभीरता से इस देश की अस्मिता को आगे प्रखर बनाने में लगे हुए हैं, ताकि हम शिक्षक हैं और शिक्षक का पद जो है वो ब्रह्मा के समकक्ष माना जाता है। शिक्षक ही है जो परमेश्वर तक का मार्ग बताता है। कबीर दास ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। तो इस प्रकार से शिक्षकों की प्रतिभा को आगे लाने के लिए ये मंच बनाया गया है। साथ ही इसके द्वारा जो हमारे विद्यार्थी गण हैं, किसी न किसी रूप में विद्यार्थी मौजूद रहते हैं। आज जो शिक्षक है वो कल का विद्यार्थी था और ऐसे ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है। तो हम एक ऐसे समाज का निर्माण करने में सब लोग लगे हुए हैं जो समाज सत्यम शिवम सुंदरम और सत्य निष्ठा के साथ और मेहनत के साथ, बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। और मैं तो बल्कि यहाँ पर हमारे पड़ोस में रहते हैं दिनेश नेगी जी का जिक्र आपने किया, बहुत मेहनती हैं, बहुत, और सामाजिक व्यक्तित्व भी इनका है, बहुत मेहनत से लगे रहते हैं। अब सबका नाम लेना नहीं है, हमारे मित्र मंडली में जितने भी लोग हैं, चाहे डाइट के बागेश्वर के सारे स्टाफ के लोग हैं, चाहे कहीं के अल्मोड़ा में, अधिकांश लोगों से परिचित हूँ। कई लोग, मेरा सौभाग्य है कि बाय नेम तो मुझे जानते हैं और मैं लोगों को जानता हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और आपके इस चैनल के द्वारा मेरा परिचय इतने प्रखर रूप में, इतने बड़े नेटवर्क में गया, इसके लिए मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और मैं यही कहूँगा कि हम ईमानदारी के साथ अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जनता की सेवा करते हुए, और जो नौनिहाल हमारे हैं, जो नौनिहाल किसी न किसी रूप में जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनकी सहायता करें। मनसा वाचा कर्मणा, अगर हम मन से सहायता करें वो भी श्रेष्ठ है। वाणी से करें, कर्म से करें, अन मन धन तन, जिससे सेवा हो सकती है, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने राष्ट्र का नाम ऊंचा रखने के लिए सब लोग प्रयास करें, यही मेरा संदेश है। और सभी गुरुजनों को और विशेषकर आपको और आपकी टीम को के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही शालीनता सहजता से हमें आभार विज्ञापित किया। दरअसल ये एक टीम वर्क है सर, बहुत बड़ी टीम है जो द टीचर शो के पीछे है। कुछ लोग मेरी तरह सामने आते हैं, कुछ लोग पीछे से काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमें इस तरह के लोगों से रूबरू करवाने में मदद करते हैं, जैसे आप जैसे साथियों से। तो मैं उन सबके प्रति कृतज्ञ हूँ। और आदरणीय गिरीश चंद्र जोशी जी आज किसी कारणवश शो में नहीं जुड़ पाए हैं, मैं उनका आभारी हूँ। वो इतनी मेहनत से इतने बढ़िया सवाल हमको हर बार भेजते हैं हर एपिसोड के लिए। आज हेमंता भी नहीं जुड़ पाया, मैंने उनको कॉल भी किया था, शायद कोई किसी व्यस्तता में रहे होंगे, अन्यथा वो जरूर जुड़ते हैं हमारे साथ। और बहुगुणा जी ने जैसा कि शो के शुरुआत में मैसेज भेजा था कि वो जाम में फंसे हुए हैं, तो कौन से जाम में फंसे हैं अभी, वो वाला जाम है कि कोई दूसरा जाम है, ये अभी इस पर अभी टिप्पणी करना उचित नहीं है। तो जैसे अगले शो में मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे तीनों जो को-होस्ट हमारे बहुगुणा सर और विशेषज्ञ एंकर हेमंत बिष्ट सर और विशेषज्ञ टिप्पणीकार के रूप में आदरणीय गिरीश जोशी सर हमारे साथ रहेंगे। जो सबसे बड़ी धरोहर सर हमारे दर्शक हैं, जो लगातार
इस शो को बनाए रखने में हमें मतलब पुश करते हैं, पीछे से सपोर्ट करते हैं, मैसेज भेजते हैं, फोन करते हैं, मैसेंजर पे लिखते हैं, व्हाट्सएप पे लिखते हैं कि अगले एपिसोड में कौन आ रहा है, कब होगा, क्या होगा। और कुछ न कुछ हमें ऐसा करते हैं कि हम प्रेरित होते हैं इसको लगातार चलाए रखने के लिए। और मित्रों, ये सरकारी और असरकारी शिक्षकों का एकमात्र शो है जो पूरे देश में देखा जाता है। और दुबे सर जैसे असरकारी शिक्षक भी, जिनका बहुत बड़ा असर है, और सरकारी भी है साथ में। तो सरकारी और असरकारी शिक्षकों का शो है द टीचर शो। और भागीरथ प्रसाद सर कह रहे हैं कि इस धरा पर अविरल, सरल एवं जटिल मानव को एक मंच पर लाने हेतु पूरी टीम को मेरा प्रणाम। आप सभी विद्वान एवं विदुषियों से की सीख से जो सीख हमें मिलेगी, हम उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। भागीरथ सर धन्यवाद। बहुत आपका। फारिदा अशोक जी कश्मीर से जुड़ी हुई हैं। अशोक प्रधान जी उड़ीसा से जुड़े हुए हैं। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। और रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं कि कश्मीर में इतनी अधिक बर्फबारी के बावजूद जो फरीदा जी शो में जुड़ी हैं, तो उनका स्वागत है। बिल्कुल, कश्मीर तो पूरा सफेद चांदी में हो गया आजकल, उत्तराखंड के साथ साथ। तो मित्रों, आज के लिए मुझे लगता है इतना ही काफी है। और जो मुझसे सवाल किया गया था उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने पूछा था कि मैं सरल हूँ कि कठिन। तो मित्रों, मैं सरल नहीं हूँ, मैं अति सरल हूँ। जी, सही बात। मैं सरल नहीं हूँ, अति सरल हूँ, लेकिन उनके लिए जो मेरे लिए सरल है, और जो बहुत मेरे लिए बढ़िया कठिन है उनके लिए मैं गरल हूँ। सर, करल हूँ। जी, तो मैं फिर से दोहरा दूं कि मैं सरल नहीं हूँ, मैं अति सरल हूँ। जो मेरे लिए सरल है और जो मेरे लिए सरल नहीं है, उनके लिए मैं गरल हूँ। तो अब आपको उत्तर मिल गया होगा, मुझे उम्मीद है। और मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ दुबे सर कि आप हमारे साथ जुड़े और बहुत विघ्न बाधाओं। अब मुझे याद है आप 7 नवंबर को जुड़ने वाले थे, लेकिन आपके परिवार जी, में जो एक दुखद घटना हुई उसके बाद से हम जी, 7 नवंबर को नहीं जुड़ पाए। अचानक से ही उस दिन सुबह-सुबह ऐसा कुछ हो गया। तो आज 7 जनवरी को हम जुड़े 3 महीने बाद। ये भी एक इत्तेफ़ाक है कि 7 नवंबर का 7 जनवरी हुआ। गणेश जोशी जी कह रहे हैं मिस्टर भट्ट का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो कि जी, हमारे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के दुबे सर को अपने शो में आमंत्रित किया। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। गणेश जोशी सर, मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं चर्चा कर रहा था अपने किसी मित्र से कि बागेश्वर इतना छोटा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के। 3 छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड में, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत। और बागेश्वर से इस शो में प्रतिभाग करने वाले चौथे या 5वें प्रतिभागी हैं दुबे सर। इससे पहले डाइट से कुंदन सिंह रावत जी, राजीव जोशी जी, और हमारे दफोटी जी, डॉक्टर हरीश दफोटी जी, और गीता जोशी जी, गीता उप्रेती। जी, 4 हमारे कवि, साहित्यकार, कलाकार इसमें जुड़े हैं, 5वें दुबे जी हैं। तो एक छोटी जगह से 5-5 लोगों का जुड़ना ये दर्शाता है कि कितनी उर्वरा धरती है बागेश्वर की कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में। तो ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड के हम निवासी हैं, बागेश्वर हमारा एक जिला है, और ऐसे प्रतिभाशाली शिक्षक बागेश्वर में बसते हैं, रहते हैं, साहित्य, कला और संस्कृति की सेवा करते हैं। तो मित्रों, आज के 159वें एपिसोड में इतना ही। और अब तक के 158 एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल विविधा पर आप सबके लिए उपलब्ध हैं। और मैं फिर से वो बात याद दिलाना चाहूँगा कि हमारा एक-एक एपिसोड कई-कई किताबों के बराबर है। और आप पुराने एपिसोड अगर देखना चाहें तो विविधा पर जाकर देख सकते हैं। रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं नरेंद्र निहार दिल्ली से आपकी अनुपस्थिति में शामिल हुए थे। शुक्ला सर, मैं उस शो में था जिसमें निहार सर थे। वो आप शायद अ, याद नहीं कर पा रहे होंगे, तो उस एपिसोड को आप यूट्यूब में देखिएगा, मैं उसमें था। निहार सर की कविताएँ मैंने सुनी थी। तो आज के लिए इतना ही। अगले बृहस्पतिवार को ठीक 6:30 बजे हम मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ द टीचर शो के 160वें एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार। The Teachers Show. द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी
हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो।